मेरे को रिकॉर्डिंग का मैसेज करा, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा। अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस स्टार्ट किया था। अभी उसको कंप्लीट करेंगे और दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट तो हो जाएगा। ये देखो, ये क्वेश्चन बाकी है, मैंने पीडीएफ शेयर किया था, मुझे इतना लग रहा है। ये देखो, ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर एमसीक्यू है और ट्रू फॉल्स है, उसके बाद जो है नया चैप्टर स्टार्ट करें। गुड इवनिंग मैम। देखो यहाँ पर हमें बोला है एन इनएक्सपीरियंस्ड बुक कीपर has drawn up a trial balance for the year ended 30th June 2022। ठीक है, तो जो जिन्होंने बनाया है वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है नहीं, तो गलत बन सकता है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सही साइड लिखा हुआ है, किधर जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड जाएगा, लाइबिलिटी है। कैपिटल सही लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रेड पेबल सही है, लाइबिलिटी है ना, क्रेडिटर है। ट्रेड रिसीवेबल सही है, डेटर है। डिस्काउंट रिसिप्ट क्रेडिट में होगा, डिस्काउंट रिसिप्ट इनकम होता है, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड इधर आएगा, ठीक है, गलत है। ड्राइंग्स सही है, डेबिट साइड में होना चाहिए, डेबिट में, ये ड्राइंग्स डेबिट होता है। ऑफिस फर्नीचर ठीक ही है, डेबिट में होना चाहिए, डेबिट में क्योंकि एसेट होता है, ठीक है। जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस डेबिट होता है, तो डेबिट में होना चाहिए था, क्रेडिट लिखा हुआ है, गलत है। परचेज ठीक है, डेबिट में होना चाहिए, डेबिट में। रिटर्न इनवर्ड सही है कि गलत है? रिटर्न इनवर्ड मतलब कौन मतलब क्रेडिटर को रिटर्न कर रहे हैं या डेटर भेज रहा है? डेटर भेज रहा है, इनवर्ड ऐसे करके याद रखना है ना। हमें देगा कौन, रिटर्न कौन करेगा? डेटर करेगा। क्रेडिटर को करेंगे, डेटर से होता है। तो इसका मतलब सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स का रिटर्न क्या होगा? डेबिट होगा। क्रेडिट में लिखा हुआ है, गलत हुआ है। रेंट एंड रेट्स ठीक है, एक्सपेंस है, डेबिट होगा, डेबिट ही कर रखा है। सैलरी सेम है, रेंट रेट्स की तरह ही एक्सपेंस है, सही कर रखा है। सेल्स ठीक है, क्रेडिट होना चाहिए। इन्वेंट्री ठीक है, ठीक है, एसिड है, डेबिट होगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बोलो, गलत है। प्रोविजंस तो कोई भी प्रोविजन तो लाइबिलिटी ना, आज ही पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे आज कॉन्टीजेंट एसेट, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। तो कोई भी प्रोविजन, वैसे भी हम लोग फाइनल अकाउंट जिन्होंने किया है या फिर कभी तो प्रोविजन बनाया होगा ना, फाइनल अकाउंट तो बनाया होगा ना 11 में। फाइनल अकाउंट जब प्रोविजन बनाते हो तो वो लाइबिलिटी नहीं होता है, तो लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी क्रेडिट होगा। फाइनल अकाउंट्स की कहीं भी बनाओ, प्रोविजन किसी भी चीज का बनाओ, ये नहीं कि डेप्रिसिएशन का। फाइनल अकाउंट्स में नॉर्मली किस चीज का प्रोविजन होता है? प्रोविजन फॉर डेटर, सबसे कॉमन आइटम होता है प्रोविजन फॉर डेटर, वो लाइबिलिटी होता है। बोला है ड्रॉ अप ए करेक्ट ट्रायल बैलेंस डेबिटिंग और क्रेडिटिंग एनी रेसिडुअल एरर्स टू ए सस्पेंस अकाउंट। मतलब जब हम लोग इसको रेक्टिफाई करेंगे ना, तो कुछ बैलेंस जो है मिसमैच रहेगा। देखो वैसे भी मिसमैच है ना, देखो, ठीक है। अब इसको सही करेंगे, सही करने के बाद भी अगर मिसमैच होता है तो हमें उसको कहाँ दिखाना है? ये बोला है कि उसको सस्पेंस अकाउंट में दिखाना है कि अगर सही करने के बाद भी मिसमैच होता है, एनी रेसिडुअल मतलब क्या, बचा हुआ, ठीक है, तो उसे मुझे कहाँ दिखाना है? सस्पेंस में, ठीक है, तो बनाओ।
ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30th जून है 2022. नेम ऑफ अकाउंट्स डेबिट पहले था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चाहिए 200 हम लोग का क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट 1654 1654 क्रेडिट में जाएगा। कैपिटल सही है 4593 क्रेडिट में जाएगा क्रेडिट में ही 4593 कैपिटल के बाद है ट्रेड पेबल 1637 तो वन ट्रेड पेबल लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड में जाएगा 1637 ट्रेड पेबल के बाद ट्रेड रिसीवेबल 2983 ट्रेड रिसीवेबल 2983 डेबिट में जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल के बाद डिस्काउंट रिसीट डिस्काउंट रिसीट क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है अमाउंट है हम लोग का 252 डिस्काउंट अलाउड 733 733 डेबिट में आएगा क्योंकि अलाउड है। ड्रॉइंग्स 1200 ड्रॉइंग्स 1200 ऑफिस फर्नीचर 2155 ऑफिस फर्नीचर 2155 जनरल एक्सपेंस 829 829 जनरल एक्सपेंस के बाद परचेज 10,923 10,923 अच्छा परचेज हो गया। रिटर्न इनवर्ड 330 रिटर्न इनवर्ड यहाँ पर आएगा सेल्स का है तो फिर डेबिट में आएगा। रेंट एंड रेट्स 314 रेंट एंड रेट्स 314 सैलरी 2520 सेल्स 16882 16882 इन्वेंट्री 2418 इन्वेंट्री
2480। इन्वेंट्री के बाद है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 364। इधर है। अब टोटल लगाना है, सस्पेंस आएगा मतलब थोड़ा गैप रख दो, क्योंकि क्वेश्चन जैसे बोला है कि कुछ रेसिडुअल आया तो मे भी आ सकता है, तो चेक करके देखो किधर कितना आ रहा है। हम भी लिख रहे हैं 983 प्लस 733 प्लस 1200 2155 829 10 9 23 330 314 2520 प्लस 2418 24,405 एक मेरा टोटल आ रहा है। ये मेरा आया है डेबिट साइड, क्रेडिट का भी चेक करते फिर फाइनल। 200 16 25,580। 25,580। अच्छा इधर ज्यादा आ रहा है, 25,580। 25,580। इधर भी मुझे 25,580 लिखना पड़ेगा, जैसे लेजर में होता है जो ज्यादा अमाउंट है। ये आया है 24,405, माइनस करने से पता चलता है 13। आंसर तो इसे चाहिए 25580। এটা এটা মাইনাস করলে হচ্ছে, তাহলে আমি মাইনাস ভুল করেছি। हाँ 1175 इधर आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, सस्पेंस। सस्पेंस बचेगा, फिर ये तो यही करने बोला था कि अगर कुछ रेसिडुअल आ रहा है तो उसे सस्पेंस अकाउंट में हमें दिखाना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर डेबिट साइड आया तो डेबिट साइड दिखा। तो भैया अब हम लोग को बोलो। मैम जो सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस आया है, अगर हमको फाइनल अकाउंट बनाने बोलता तो उसको कहाँ लिखते हैं? सस्पेंस अकाउंट से फाइनल अकाउंट्स नहीं बनता है। सस्पेंस है मतलब मुझे एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना पड़ेगा, तब जाके फाइनल अकाउंट्स बनेंगे। फाइनल अकाउंट्स में सस्पेंस नहीं लिखना है। ओके मैम। मतलब इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। सस्पेंस इसीलिए आया है क्योंकि हम लोगों ने चीजों को ठीक जगह पे लिख दिया है, लेकिन फिर भी इनका जर्नल या लेजर कहीं पर गलती होगा, इसीलिए सस्पेंस आ गया है डेबिट साइड में। तो इसको देखना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ सस्पेंस आया, इससे मुझे क्या पता चला, या तो जर्नल या तो लेजर में क्या है गलत है। जब मुझे सस्पेंस दिख ही जाएगा तो हम फाइनल अकाउंट्स कभी नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो एक एरर हो गया। एरर लेके कोई फाइनल अकाउंट्स हम लोग क्यों बनाए, नहीं बनाएंगे, ठीक है। हमें एरर, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जाना चाहिए। जैसे ही ऐसे होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने के बाद ये सस्पेंस हट जाएगा, हमें पता चल जाएगा ये 1175 क्यों ऑकर्ड हुआ था, और उसके बाद हम लोग फाइनल अकाउंट्स को बना सकते। अच्छा अब देखो हम लोग यहाँ पर ट्रू फॉल्स देखते हैं। सबसे पहले बोला है प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। बोलो, ये तो लास्ट दिन ही मैंने बताया था। फर्स्ट और सेकंड फेज क्या है, जर्नलिज्म, ठीक है। थर्ड में ट्रायल बैलेंस बनता है, फोर्थ में फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस फॉर्म्स ए बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिखा हुआ है कॉपी में। और ऐसे भी इतना फाइनल अकाउंट्स जिन्होंने बनाया अभी कुछ दिन पहले 11 में, फाइनल अकाउंट्स क्या देख के बनाते हैं। तो फिर ये सोचने वाला बात है। लास्ट दिन भी सोच रहे थे सब कोई, मतलब जो सामने थे उनका तो मुंह दिख रहा है, बाकी लोगों का तो दिख नहीं रहा है। बाकी लोग क्या करेंगे, मैंने नहीं बोले थे ये बात। यही सेम बात रिपीट किया मैंने फिर से कि फाइनल अकाउंट जब बनाते हो तो क्या रहता है।
मतलब मैम ज्यादा मेहनत कर रहा था, हमें क्या जरूरत है, हम सिर्फ क्लास में आके पढ़े। हाँ, क्या होगा फिर? ठीक है, देखो, बोला है एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। मतलब नहीं समझ में आया, मतलब बता देते हैं। बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस ही एक्यूरेसी का कंक्लूसिव प्रूफ देता है। कंक्लूसिव मतलब कोई चीज का कंक्लूजन, मतलब इसके बाद और कुछ नहीं होगा। फॉल्स होगा, क्यों होगा बोलो, सही बोलो। हाँ, ट्रायल बैलेंस टैली होने से भी तो मिस्टेक हुआ होगा, फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। इसका कितना सारा पॉइंट लिखा है। कब ऐसा हो सकता है कि हम लोगों ने गलती कर दिया फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, जैसे एक ही एंट्री को 2 बार लिख दिया है, फिर उसको दो दो बार पोस्ट भी कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस का वैल्यूज बढ़ जाएगा लेकिन ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि ट्रायल बैलेंस मैच हुआ मतलब पूरा सही है। कभी कभी कंपेंसेटिंग एरर टाइप कुछ होता है तो भी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। A trial balance will tally in case of, लो मेरा वाला आंसर आ ही गया, कंपेंसेटिंग एरर। बोलो ट्रू, अभी तो बोला कंपेंसेटिंग एरर जब होता है, मतलब ऐसा एरर जो हमें कंपेंसेट कर देगा। जैसे फिक्स्ड एसेट टू बैंक, ये लास्ट दिन भी एग्जांपल दिया था। मान लो फिक्स्ड एसेट टू बैंक किया हम लोगों ने, करना चाहिए था बट कर दिया है गलती से परचेज टू बैंक, मतलब एसेट का परचेज तो ऐसे होता है लेकिन हम लोगों ने ऐसे दिखा दिया। फिर भी ट्रायल बैलेंस में हमारा कोई मतलब डिफरेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस में वो पकड़ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? फिक्स्ड एसेट भी डेबिट होता है, परचेज भी क्या होता है, डेबिट होता है। तो गलती तो डेबिट साइड हुआ है लेकिन डेबिट साइड कंपेंसेट हो गया क्योंकि दोनों ही मैंने डेबिट आइटम लिख डाला। भले ही अकाउंट का नाम मुझे फिक्स्ड एसेट ना दिख रहा हो, क्या दिखेगा, परचेज दिखेगा, लेकिन मेरा ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा। अच्छा, ये सारे पॉइंट लिखवा है मैंने, बोला ना ये सब पे ट्रू फॉल्स एमसीक्यू दे सकता है। ए ट्रायल बैलेंस कैन फाइंड द मिसिंग एंट्री फ्रॉम द जर्नल। बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस से क्या हम लोग जर्नल का मिसिंग एंट्री फाइंड आउट करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर मैच नहीं हुआ तो हम लोग ढूंढ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ, लेकिन कौन सा एंट्री नहीं लिखा वो तो जर्नल का ट्रांजैक्शन देखने से बता पाएंगे कि कौन सा वाला छूट गया। वो ट्रायल बैलेंस देख के कैसे बताए कि कौन सा एंट्री नहीं लिखा। मैच नहीं हुआ तो हाँ, कुछ तो एरर है, अब एरर ढूंढना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट अभी किया हम लोगों ने। सस्पेंस अकाउंट ओपन इन ट्रायल बैलेंस इज अ परमानेंट अकाउंट। क्या ये परमानेंट है? अभी पता है उसका रीजन कि जब भी सस्पेंस आएगा इससे हम लोग कभी भी परमानेंट होता तो इससे फाइनल अकाउंट्स बन जाता, कभी इससे फाइनल अकाउंट्स नहीं बनता है। तुम लोग कितना 11 में क्वेश्चन किए होगे या कभी भी किए होगे, कभी ऐसा क्वेश्चन देखा है जहां सस्पेंस अकाउंट लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर? नहीं, ऐसा क्वेश्चन देके फाइनल अकाउंट्स नहीं देता है नॉर्मली। और अगर ऐसे बोल दे कि इस एरर को रेक्टिफाई करो फिर फाइनल अकाउंट्स बनाओ, वो तो 20-30 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए फिर, क्योंकि इसमें सारा डेटा होना चाहिए, तब तो फाइंड आउट करोगे क्या एरर था, फिर उसे ठीक करोगे, फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे, फिर जाके फाइनल अकाउंट्स। तो इतना बड़ा क्वेश्चन तो होता नहीं है, एक क्वेश्चन 30 मार्क्स ऐसा तो होता नहीं है नॉर्मली, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को वैसे भी फाइनल अकाउंट्स कभी नहीं बनाना चाहिए। अगर मुझे ट्रायल बैलेंस में दिख गया है कि मेरा एरर है, एरर वाला हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। अच्छा, 7th नंबर, द बैलेंस ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। हाँ, परचेज डेबिट होता है, परचेज का रिटर्न क्या, क्रेडिट। ठीक है, चलिए। एमसीक्यू, ए ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस। बोल रहा है ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा इफ ये तीनों में से कौन सा सिचुएशन ऑकर होने से। बोल रहा है करेक्ट जर्नल एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस। Purchase on credit basis is debited to purchase and credited to cash. 500 cash payment to creditor is debited to trade payable for 50 and credited to cash as 500. सी वाला होगा, ठीक है, सी वाला होगा। क्यों होगा देखो, अगर मैंने करेक्ट जर्नल एंट्री को 2 बार पोस्ट कर दिया, कोई भी करेक्ट जर्नल एंट्री ले लो, जैसे कि डेटर टू सेल्स, ठीक है, ये मेरा करेक्ट जर्नल एंट्री है, इसको मैंने 2 बार पोस्ट कर दिया है। मतलब 2 बार पोस्ट करने का मतलब क्या है, मैंने लेजर में 2 बार दिखा दिया, ठीक है। तो ये डेटर अकाउंट में मैंने क्या लिखा होगा, टू सेल्स, फिर से टू सेल्स लिखा होगा, और सेल्स अकाउंट में क्या लिखा होगा, बाई डेटर। बाई डेटर बोल के वही सेम अमाउंट ही मैंने, मान लो 10 रुपीज था, ठीक है, 10। अब हम लोग क्या करते हैं, लेजर को जब क्लोज करते हैं तो इसका हो जाएगा टू बैलेंस सी डी 20, ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, बाई बैलेंस 20, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जब अपना ट्रायल बैलेंस ओपन करेंगे तो डेटर बोल के कितना लिखेंगे,
20, ठीक है। और देखो क्रेडिट साइड आए तो डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, वैसे भी डेटर एसेट होता है। सेल्स बोल के कितना लिखेंगे 20, तो हम लोग का टोटल 20 आएगा। अगर सिर्फ यही ट्रांजैक्शन होता तो हम लोग का एक्चुअली ट्रायल बैलेंस कितना आना चाहिए था 10, टोटल 10 आना चाहिए था। ओवर वैल्यूड दिखेगा लेकिन मैच तो हो जाएगा, ठीक है। परचेज क्या है क्रेडिट बेसिस पे, तो एंट्री होता है परचेज टू क्रेडिटर। मान लो ये भी 10 था, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, डेबिट तो परचेज को किया है लेकिन क्रेडिट कर दिया है किसको, कैश को, ठीक है। अब देखो परचेज अकाउंट बनाओ तो हमें लिखना क्या चाहिए, टू क्रेडिटर 10, तो बाई बैलेंस बोल के कितना आ जाएगा 10, ठीक है। और क्रेडिटर अकाउंट में हम सही वाला कर रहे हैं, क्रेडिटर अकाउंट में कितना आ जाएगा बाई परचेज, तो यहाँ पर टू बैलेंस सीडी बोल के कितना आ जाएगा 10। और इसके बेसिस पे जब हम लोग अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, करेक्ट ट्रायल बैलेंस, क्योंकि मैंने अभी गलत वाला तो पोस्ट किया ही नहीं है, तो मेरे ट्रायल बैलेंस में दो अकाउंट आएगा, एक क्या है परचेज, दूसरा क्या है क्रेडिटर। तो परचेज का बैलेंस कितना आया 10, ठीक है। परचेज का क्रेडिट साइड आया, डेबिट साइड लिखेंगे, वैसे भी हमें पता है परचेज हम लोग का डेबिट आइटम होता है। क्रेडिटर का देखो इधर आया है, क्रेडिटर का हमें क्रेडिट साइड में लिखना है, ठीक है। ये हम लोग का होना चाहिए था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, परचेज टू कैश किया है, तो इसके बदले अकाउंट्स कैसे बनेगा, ये देखो परचेज टू कैश का कैसे बनेगा। यहां पर लिखा मैंने परचेज, यहां पर लिख दिया मैंने कैश, पोस्ट कर दो। टू क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हम लोग का 10, यहां पर, और यहां पर हो गया, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस में देखो परचेज और कैश, ठीक है। तो परचेज इधर है, डेबिट आइटम है, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। कैश जो है ये हम लोग का डेबिट साइड आया। देखो नॉर्मली कैश क्रेडिट साइड नहीं आता है, वो फिर ओवरड्राफ्ट की तरह दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि ये इसीलिए दिख रहा है ऐसा, क्योंकि कैश अकाउंट में कुछ है ही नहीं पहले से बैलेंस, तो हम लोग परचेज कैसे कर सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ तो कुछ दिया नहीं, यहाँ कुछ होना चाहिए, टू बैलेंस मेरी होना चाहिए ना। मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो हम 10 रुपए कहाँ से देंगे, तो अब मैंने तो कुछ वैसा ट्रांजैक्शन लिया नहीं, यहाँ जरूर कुछ ना कुछ बैलेंस होगा। तो इस हिसाब से अगर देखें कि ये मेरा ओवरड्राफ्ट हो जा रहा है तो इधर आएगा, ठीक है। तो मेरा तो भी क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस मैच तो हुआ ना, जो मुझे क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से ट्रायल बैलेंस मैच हुआ। लेकिन अब ये वाला देखो, 500 कैश पेमेंट क्या है क्रेडिटर को, तो क्या एंट्री होगा, क्रेडिटर टू कैश, ये देखो क्रेडिटर टू कैश 500 बोल रहा है। डेबिटेड टू ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल तो डेबिट ही होगा, ट्रेड पेबल का मतलब ही तो क्रेडिटर है, ठीक है। क्रेडिटर को कितना किया 50 एंड क्रेडिटेड टू कैश 500, ठीक है। अब ये होना चाहिए, हम लोगों ने ये किया। अगर हम लोग ये कर देते हैं तो हम लोग का ट्रायल बैलेंस में कैसा डेटा दिखेगा, एक हम लोग का क्रेडिटर का अकाउंट दिखेगा, दूसरा हम लोग का क्या दिखेगा कैश का अकाउंट दिखेगा। और क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनेगा, क्रेडिटर अकाउंट ऐसे होगा टू कैश, ठीक है 500, और इधर क्या हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी 500, ठीक है, क्लोज हो जाएगा। तो क्रेडिटर हम लोग का देखो किधर आ रहा है, मैंने गलत लिखा तो नहीं, ठीक है लिखा है क्रेडिटर टू कैश, ठीक है। ये बाई बैलेंस सीडी, तो मेरा क्रेडिटर इधर कैसे आ रहा है, तुम तो लिखे थे टू कैश ही तो कुछ नहीं, ठीक लिखे सीखते हैं। अच्छा कैश में देखते हैं, कैश में क्या आएगा बाई क्रेडिटर, वही बैलेंस नहीं है ना इसमें कुछ, ठीक है, बैलेंस नहीं है इसमें कुछ, कि हम लोगों ने क्रेडिटर को पेमेंट किया, तो पेमेंट कर दिया तो ये मेरा बैलेंस नहीं बचेगा। एक्चुअली अगर मैंने क्रेडिटर को, ये पहले से दिखना चाहिए था बाई बैलेंस बीटी, है ना। ये मेरा क्या दिखेगा बाई बैलेंस बीटी 500, टू कैश मैंने कर दिया, बेसिकली इसमें कुछ बैलेंस मेरा क्लोजिंग वाला नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ रहा है ना, दोनों अगर 500 है, मेरा जो भी अकाउंट यहाँ पर आएगा, और ये कैश में भी कैसे आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, ठीक है। ये फिर से ओवरड्राफ्ट की तरह दिखेगा, लेकिन एक्चुअली ओवरड्राफ्ट नहीं, मेरे पास 500 होगा तो ही ना हम 500 पे करेंगे। मेरे पास रहेगा टू बैलेंस बीडी कितना रहेगा 500, एटलीस्ट 500 रहना चाहिए, तो ही तो हम क्रेडिटर को बाई क्रेडिटर करेंगे। मतलब दोनों में मेरा क्या आएगा, कुछ ट्रायल बैलेंस में आएगा ही नहीं। मतलब अगर प्रैक्टिकली सोचो बात को, कि मेरा क्रेडिटर अकाउंट में पहले से तो होना चाहिए बाई बैलेंस बीटी 500, मैंने कभी क्रेडिट में परचेस किया, इसके पहले का तो एक एंट्री होगा ना, क्या होगा परचेस टू क्रेडिटर, वो यहाँ नहीं दिख रहा है, इस वजह से अकाउंट जो है उल्टा दिख रहा है, ठीक है।
तो हम लोग जब परचेज टू क्रेडिटर किए हैं तब पहले यहाँ अगर बाई परचेज 500 नहीं आएगा तो टू कैश कैसे आएगा, तभी तो जाके ये मैच होगा। तो बेसिकली इसमें कोई बैलेंस हमारा आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो एक चीज तो समझ में आ रहा है, एक तरफ कितना आएगा 50 अमाउंट के तौर पर, एक तरफ पे कितना आएगा 500, इसीलिए मिसमैच होगा, ठीक है। और ये वाला देखो, जब भी क्रेडिटर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो मेरा कुछ बैलेंस तो दिखना चाहिए कि मेरे पास पहले इतना बाकी था, तो ही ना हम पेमेंट करेंगे। तो अकाउंट वैसे बनाएंगे तो और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। बाकी देखो ये समझ में तो आ रहा है, सी क्यों होगा, क्योंकि हम लोग का एक 500 है, एक 50 है। जैसे ही अमाउंट लिखने जाओगे एक कितना दिखेगा 500 है और एक 50, तो मिसमैच होगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला देखो, बोल रहा है 1500 रिसीव फ्रॉम सब टेनेंट फॉर रेंट एंड एंटर्ड करेक्टली इन कैश बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द रेंट अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस। ये फुल स्टॉप है, इन द ट्रायल बैलेंस। इन सब में से कौन सा सिचुएशन ऑकर होगा? डेबिट टोटल ग्रेटर बाय 3000 देन क्रेडिट टोटल, डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाय 1500 देन क्रेडिट टोटल, सब्जेक्ट टू अदर एंट्रीज बीइंग करेक्ट द टोटल विल एग्री। नहीं समझ रहे हैं आपका। सबसे पहले एंट्री बोलो, अगर 1500 सब टेनेंट से रिसीव कर रहे हैं तो हम लोग का एंट्री क्या हो? हाँ, कैश टू रेंट। सब टेनेंट का मतलब है हम खुद रेंट पे रहते हैं और मैंने अपने ही वही रेंट वाले घर पे किसी और को रेंट पे रख दिया, तो उनसे भी पैसा हम कलेक्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सब टेनेंट। इसको हम लोगों ने क्या किया है, बोल रहा है कि एंटर्ड करेक्टली इन कैश बुक। तो ये कैश बुक इन्होंने बनाया होगा, वहां पर क्या लिखा होगा? टू रेंट 1500, लेकिन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द रेंट अकाउंट। बट रेंट अकाउंट में वैसे जाना कहाँ चाहिए? क्रेडिट साइड में, ठीक है। इन्होंने ऐसा नहीं लिख के क्या कर दिया है, इधर लिख दिया टू कैश। मतलब इनकम की जगह वो क्या दिख रहा है? एक्सपेंस, ठीक है। अब बोल रहा है ये होने के बाद ट्रायल बैलेंस में क्या इंपैक्ट आए, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में देखो, मेरा कैश अकाउंट क्या होना चाहिए? अगर सही करते तो कैश अकाउंट बढ़ना चाहिए था, ठीक है। और रेंट अकाउंट मेरा इनकम है, तो दोनों ही मेरा किधर जाएगा? क्रेडिट साइड में जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि रेंट इधर क्या है। अब देखो इसका ट्रूली बैलेंस तो इधर आना चाहिए, ये सही वाला है ना, बाई कैश होना चाहिए। तो अगर सही बना रहे तो रेंट का मेरा इनकम है 1500, तो ये मेरा किधर जाएगा? क्रेडिट साइड, क्योंकि ये इनकम है। नॉर्मली रेंट तो डेबिट साइड दिखता है, लेकिन ये इनकम है तो क्रेडिट साइड दिखेगा। और कैश बुक में जो है, कैश बुक में बैलेंस आने के बाद कैश का बैलेंस नॉर्मली क्या दिखता है? कैश बुक में कैश बैलेंस ऑलवेज क्या दिखता है? ऐसे डेबिट डेबिट बैलेंस आता है। जो बैंक का बैलेंस होता है वो ओवरड्राफ्ट हो सकता है। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने कैश बुक, मतलब उसका बैलेंस इधर आएगा, फिर हम लोग का ये ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोगों ने क्या किया, इधर लिख दिया है, तो बाई क्या हो जाएगा? बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1500। मतलब ये गलती के वजह से मेरा रेंट का बैलेंस मुझे कहाँ दिखाना पड़ेगा? डेबिट साइड में, ठीक है। और मेरा कैश का बैलेंस किधर आएगा? जो भी बैलेंस आएगा डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है। तो मेरा अगर एक आइटम डेबिट एक आइटम क्रेडिट जाना चाहिए था, लेकिन दोनों ही डेबिट आ गया। अब बोलो कौन सा साइड हम लोग का ज्यादा दिखेगा? हाँ बोलो, सही बोलो। ए, डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाय 3000, क्योंकि इधर भी कितना दिखेगा 1500, और इधर भी। नहीं तो ऐसे दिखता ना, इधर 1500 और इधर 1500, उसके बदले दोनों साइड में क्या आ जाएगा 1500, तो टोटल कितना हो जाएगा 3000। तो डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाय 3000 देन क्रेडिट, जो भी टोटल करोगे इसमें ज्यादा 3000। अब थर्ड नंबर देखो, after the preparation of ledger the next step is the preparation of ट्रायल बैलेंस। ये तो पता है, ठीक है। हाँ, अब देखो, आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस द अकाउंटेंट फाइंड्स दैट द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज शॉर्ट बाय 1500, द डिफरेंस विल बी। मतलब ट्रायल बैलेंस बन गया, ठीक है। अब ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड का जो टोटल है बोल रहा है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। कितने से? 1500 से। मतलब जैसे कि मान लो इधर अगर मेरा आ रहा है 2000, तो इधर कितना आ रहा होगा? 500, ठीक है। इधर कितना आ रहा होगा? 500, तभी तो ये साइड इधर से कितना कम दिख रहा है 15। देखो बैलेंस ठीक किया ना मैंने 15, हाँ। तो ये डिफरेंस जो है वो हम लोग क्या बोल के लिखेंगे? अभी एक क्वेश्चन किया, सस्पेंस बोल के, ठीक है। तो सस्पेंस बोल के इधर हमें लिखना कितना चाहिए? इसको अगर मुझे 2000 करना है, मुझे लिखना पड़ेगा 1500। क्वेश्चन पूछा है
difference will be credited to suspense account, debited to suspense account, adjust to any of the debit balance account. ये तो होगा, इन दोनों में से कुछ बोलो कौन सा आंसर सही है। अच्छा तुम लोग बोलो। ट्रायल बैलेंस में डेबिट आइटम को डेबिट में लिखा जाता है, क्रेडिट को क्रेडिट में लिखा जाता है, तो सस्पेंस अगर डेबिट में लिखा है तो वो कैसा अमाउंट है, डेबिट। ठीक है, उसको उल्टा मत सोचो, लेजर पोस्टिंग की तरह वो नहीं है, क्योंकि सोचो ना, हम जब फिक्स्ड एसेट को ले रहे हैं तो किधर लिख रहे हैं, डेबिट में। हम अगर ओवरड्राफ्ट ले रहे हैं तो कहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनने का रूल्स क्या है, डेबिट होगा जो भी चीज, या फिर एसेट बोलो, एक्सपेंस बोलो, लॉसेस बोलो, डेबिट आइटम डेबिट में जाता है, उसमें वो उल्टा वाला सिस्टम नहीं है। जैसे लेजर में अगर बनता है तो लेजर में अगर इधर बैलेंस आता है तो उस बैलेंस को क्या बैलेंस बोलते हैं, इस बैलेंस को बोलते हैं डेबिट बैलेंस, जो राइट डाउन हुआ है क्रेडिट साइड में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट होता है। तो सस्पेंस अगर डेबिट में लिखे हो डेबिट, और अगर क्रेडिट में लिखे हो क्रेडिट, लेकिन ये लेजर के लिए नहीं होगा, ये किसके लिए होता है, ट्रायल बैलेंस के लिए होता है। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन तो देगा। ठीक है, क्योंकि ये सब छोटा छोटा चीजें गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का हो गया ऑप्शन बी, और चैप्टर भी हम लोग का खत्म हो गया। ठीक है, तो बंद करते। अच्छा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब एक थियोरेटिकल चैप्टर पढ़ेंगे, कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। हेडिंग कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट। बोलो, कंटिंजेंट वर्ड का मतलब पता है कुछ भी तुम लोगों को, लॉ में कभी सुनो, हम्म? जो चीज हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, लॉ में तो सुना होगा। अभी रिसेंट जो लोग क्लास कर रहे हैं, जो लोग इतने दिन से कर रहे हैं, मुझे लगता है सुना। अच्छा, जो भी हो, तो कंटिंजेंट एसेट कंटिंजेंट लायबिलिटी देखो, बोल रहा है ए पॉसिबल एसेट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट्स एंड देयर एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म्ड ओनली आफ्टर ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। कुछ भी नहीं समझ में आएगा। देखो, बोल रहा है कंटिंजेंट एसेट का मतलब क्या है, कंटिंजेंट एसेट का मतलब है एक पॉसिबल एसेट, ठीक है, जो अराइज हो सकता है पास्ट इवेंट के थ्रू से, एंड देयर एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म ओनली आफ्टर ऑकरेंस और नॉन, मतलब पास्ट में हम लोगों ने ऐसा कुछ इवेंट किया होगा जिसके वजह से हमें कोई एसेट मिल सकता है। ठीक है, इसका पॉसिबिलिटीज है, लेकिन एसेट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो कैसे पता चलेगा, वो इवेंट होगा या नहीं होगा उसके सर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि देखो, एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो कि कोई एक कंपनी है, ठीक है, एबी लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी जो है, ये कंपनी का जो कंपटीटर कंपनी है, मान लो कंपटीटर कंपनी है सीडी लिमिटेड। ठीक है, मतलब सेम सेक्टर में बिजनेस करता है। ठीक है, अब ये कंपनी का नाम इन्होंने अपने एडवर्टाइज में दे दिया। ठीक है, इन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट चलाया जिसमें इस कंपनी के लिए बदनाम किया। ठीक है, मतलब इनका प्रोडक्ट खराब है, आप हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसा बोल दिया। क्या ऐसा कर सकता है कोई भी कंपटीटर, बहुत सारे कंपटीटर तो होते हैं कि सेम चीज बेचते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं, ऐसा देखे हो कभी, ऐसा कर सकते, जैसे सोप कितने सारे ब्रांड का बिकता है, कोई ये बोल सके हाँ मेरा सोप लो, ये बोलेगा, लेकिन ये दूसरा कंपनी का नाम लेके बोल सकता है, कोई भी नहीं बोल सकता है। तो वो बोलने से क्या होगा, ये अपना केस सू कर सकता है कि आपने मेरे लिए बोला है, ये मेरे मतलब बिजनेस के गुडविल को खराब करे, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो डायरेक्टली, कोई ऐसा नहीं बोल, कुछ घुमा फिरा के बोल दे जो प्रूव नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन डायरेक्टली किसी का नाम लेके हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, कंपटीटर का क्या, किसी का भी नहीं बोल सकते हैं। तो हम लोग, इन्होंने क्या किया है, बोल सकते हैं डिफेम किया है, मतलब इनका एडवर्टाइजमेंट में एबी लिमिटेड को डिफेम किया है। ठीक है, तो एबी लिमिटेड क्या कर सकता है, केस कर सकता है, किस पे,
केस सू कर सकता है, किस पे? किस पे केस सू करेंगे? सीडी लिमिटेड पे, ठीक है, सीडी लिमिटेड पे केस सू करेगा। अब केस, अब देखो ये केस सू कर दिया भाई, मेरे नाम पे बदनाम कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। अब ये केस कोर्ट में चला गया, ठीक है। अब डिसीजन कौन देगा? कोर्ट देगा। अच्छा, अब डिसीजन क्या हो सकता है, तुम लोग को क्या लगता है? उनके इस एडवर्टाइजमेंट के बदले इनका जो लॉस हुआ, क्योंकि जैसे पब्लिक के दिमाग में ऐसा बात जाता है तो वो प्रोडक्ट को छोड़ के उनका प्रोडक्ट लेना स्टार्ट करेगा, तो उससे उनका सेल क्या हुआ होगा? गिर गया होगा। तो अब ये बोल रहे हैं मेरा जो सेल का लॉस हुआ, ऊपर से मेरा जो बदनामी हुआ, उसका मेरा कंपेंसेशन दीजिए, ठीक है, होता है ना कंपेंसेशन। जैसे देखते हो ना, कोई इंसान किसी के लिए ऐसे भी बोल देता है तो फिर वो बोल सकता है ना कि हम मान हानि का दावा करेंगे, ये वही मान हानि वाला। तो मान हानि का दावा मतलब क्या होता है? कुछ पैसा देना पड़ता है पेनल्टी के तौर पे, ठीक है। तो इनको भी पेनल्टी के तौर पे पैसा देना पड़ेगा, लेकिन क्या ये देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? केस जीत रहा है कि नहीं, क्योंकि केस गया है, कोर्ट में जाएगा, जज उसको देखेगा, सुनेगा, दोनों बात को समझेगा। ऐसे ही कोई बोलने से थोड़ी ना उसको पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पहले देखना पड़ेगा कि सच में एडवर्टाइजमेंट में डीफेम एबी लिमिटेड हुआ भी है या नहीं हुआ, या फिर ये ऐसे ही बोल रहा है। तो सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा? जज जो है कोर्ट में केस को क्या करेगा, पहले चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, उसके बाद क्या कर सकता है? सीडी लिमिटेड के ऊपर पेनल्टी लगा सकता है कि भाई इतना पैसा आपको उनको देना पड़ेगा। तो ये पैसा जब मिलेगा इनके लिए क्या होगा? एसेट, ठीक है। एसेट का मतलब क्या होता है? फ्यूचर में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जिस भी चीजों से हमें मिलता है वो हम लोग एसेट बोलते हैं। लेकिन ये भी देखो, इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या है? ये भी तो एसेट है, ये तो कोई इनकम नहीं है। सोचो ना, क्या ये इनका इनकम है? नहीं, ये क्या है? एसेट है। लेकिन ये तभी मिलेगा अगर जज फैसला देते हैं इनके फेवर में। अगर जज बोलेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता इस एडवर्टाइजमेंट में आपका कोई डिफेम हुआ है, आप गलत बोल रहे हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है, तो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। केस कर सकते हो, केस करने के लिए फ्री हो, लेकिन वो तो जज ही बोलेगा भाई कि आपको, आप जो बोल रहे हो वो कितना सही है, कितना गलत है, कितना पेनल्टी देना है, नहीं देना है। अब ये बात समझ में आएगा यहाँ पर। देखो, ए पॉसिबल एसेट, तो यहाँ पर पॉसिबल एसेट क्या हो गया? वो पेनल्टी का पैसा, ठीक है। पेनल्टी का जो क्लेम है, मतलब पेनल्टी से जो भी मिलेगा, ठीक है। तो बोल रहा है अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट। अब पास्ट इवेंट क्या था? सीडी लिमिटेड का पास्ट इवेंट क्या था? सीडी लिमिटेड ने क्या किया था? डिफेम किया था एबी लिमिटेड को। तो एबी लिमिटेड के लिए क्या है? एसेट है। एबी लिमिटेड को ये एसेट मिलेगा, उसने पास्ट में क्या किया था? केस सू किया था। उसका पास्ट इवेंट क्या है? केस सू किया था। और उसको क्या मिलेगा? केस का मतलब सॉरी, पेनल्टी का पैसा मिल जाएगा, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। एंड देयर एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म्ड ओनली आफ्टर ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस, मतलब जज का जजमेंट ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। अनसर्टेन ही है ना। आप देखो, केस आज सुना नहीं हुआ, फिर 2 दिन बाद बोलेगा नहीं ये, और 2 दिन बाद आओ, फिर और 2 दिन बाद आओ, या फिर एक दिन में भी हो सकता है। तो जो फ्यूचर में जो इवेंट्स होगा, उसके सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करता है कि कंटिंजेंट एसेट हमारा होगा या नहीं होगा। अब डेफिनेशन समझ में आया जो लिखा हुआ, ठीक है। तो कंटिंजेंट एसेट का मतलब इस तरीके का होता है कि ये हमारा कंटिंजेंट एसेट होने वाला है या नहीं होने वाला है। अगर हम लोग केस जीत जाते हैं और हमें पैसा मिलने का बात हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कंटिंजेंट एसेट है। अच्छा, फिर इसको दिखाते कहाँ है? वैसे एसेट एसेट बोल रहे हैं तो वो तो बैलेंस शीट का पार्ट होता है, लेकिन बैलेंस शीट में कौन सा एसेट दिखाते हैं? जो हम लोग एक्वर किए हैं, ठीक है, या फिर जो एक्वर हुआ है, जैसे कि करंट एसेट में डेटर देख लो, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल देख लो, और स्टॉक देख लो, ये सब तो हमारा सच में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ये सिचुएशन तो सच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये तब करेगा जिस दिन लास्ट जो है केस का फैसला होगा, उस दिन पता चलेगा कि कंटिंजेंट एसेट मेरा एसेट हो रहा है कि नहीं। तो फिर इसको दिखाना कहाँ चाहिए? तो देखो, 2 चीज होता है। एक होता है डिस्क्लोजर, ये वर्ड सुने होंगे तुम लोग। दूसरा होता है रिकॉग्निशन, ठीक है। डिस्क्लोजर और रिकॉग्निशन, दोनों बातों में फर्क होता है, ठीक है। रिकॉग्निशन का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, ठीक है, रिकॉर्ड करना। डिस्क्लोज का मतलब होता है दिखाना, सिर्फ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इसका मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना। फाइनेंशियल सी होगा ना?
फाइनेंशियल, पता नहीं क्यों ए से याद है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो तभी आएगा ना जब उसका क्या हुआ होगा, जर्नल एंट्री। जर्नल से लेजर होगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस होगा, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल। रिकॉग्निशन का मतलब बेसिकली जर्नल एंट्री का ही बात होता है। अगर कोई चीज रिकॉर्ड हुआ है तभी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंच सकता है। अगर कोई चीज रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक कभी नहीं पहुंच सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को ये जो कंटिंजेंट एसेट है, क्या हमें इसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए? तुम लोग को क्या लग रहा है, क्या इसका हम लोग कोई एंट्री कर सकेंगे? हमें तो पता ही नहीं कितना पैसा मिलेगा, मिलेगा भी नहीं मिलेगा वो भी नहीं पता, तो रिकॉग्निशन तो पूरा पूरी ना, ठीक है। अब बात रहा डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर कहाँ किया जाता है? डिस्क्लोज भी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही करना पड़ता है, ठीक है। क्या हम लोग के पास ये डिस्क्लोज करने का कुछ स्कोप लग रहा है तुम लोग को कि हम लोग इसे डिस्क्लोज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या हम लोग इसे डिस्क्लोज कर सकेंगे, क्या लग रहा है? देखो वैसे तो रूल्स है, रूल्स बता देंगे क्या होगा, लेकिन तुम लोग को क्या लगता है, डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखेंगे भी तो क्या लिखेंगे? अगर केस जीत गए तो कुछ एक अमाउंट मिलेगा, नहीं जीते तो कुछ नहीं। ये कैसा बात हुआ? क्या ऐसा करके कभी अकाउंट्स बनता है? हमें तो ना अमाउंट का पता ना मिलने का पता, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, नहीं दिखा सकते। अच्छा, अब यहाँ पर पढ़ के देखते हैं। देखो कंटीजेंट एसेट के बारे में क्या बोला है। ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ एक एग्जाम्पल था, कहाँ गया? फॉर एग्जाम्पल, हाँ देखो क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल ए क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परसुइंग थ्रू लीगल प्रोसेस। मैंने जो एग्जाम्पल दिया उस तरीके का ही है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे एक क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परसुइंग थ्रू लीगल प्रोसेस। परसुइंग मतलब कौन, मिलने वाला या देने वाला पार्टी? मतलब परसुइंग यहाँ पर कौन है मेरे एग्जाम्पल में, ए बी या सी डी लिमिटेड? ए बी। परसुइंग मतलब जिसको मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परसुइंग, मतलब जिसको ये क्लेम मिलने वाला है, यानी मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से कौन, एबी लिमिटेड, थ्रू लीगल प्रोसेस। वो लीगल प्रोसेस था अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया, वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन। आउटकम नहीं पता कि हाँ सच में मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा वो भी नहीं पता, इज ए कंटिंजेंट एसेट। तो देखो वही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कंटिंजेंट एसेट का। और बाकी ऊपर ये जो लिखा हुआ है ना, कंटिंजेंट एसेट मे बी डिफाइंड एज पॉसिबल एसेट दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, वो ऊपर भी पढ़ा, एंड हुज existence will be confirmed only after occurrence or non occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprise। यही तो अभी पढ़ के बताया, ठीक है, यही तो अभी हम लोगों ने समझा पूरा चीज। ये ऊपर भी यही सेम चीज लिखा था। it is usually arise from unplanned or unexpected event that give rise to the possibilities of an inflow of economic benefit। inflow मतलब बोल रहा है देखो, ये यूजुअली कैसे अराइज करता है। देखो हमारा कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था कि हम लोग किसी के ऊपर केस करेंगे, वो तो सिचुएशन आया तो कर दिया, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो हमारा, अगर हमें कुछ मिल रहा है, क्योंकि हम लोग एसेट पढ़ रहे हैं तो मिलने का बात ही हो रहा है, तो अगर मिल जाता है तो वो हमारे इनफ्लो, इकोनॉमिक्स बेनिफिट में क्या देगा, इनफ्लो देगा। अगर मेरे पास क्लेम का पैसा आया तो मेरे पास एक इकोनॉमिक बेनिफिट, मेरे पास एक पैसा आया, ठीक है, टू द बिजनेस एंटिटी। बोल रहा है अगर ऐसा होता है तो हमारे पास कैश इनफ्लो होने का पॉसिबिलिटीज है, जो हमारे बिजनेस के इकोनॉमिक बेनिफिट को क्या करेगा, राइज करेगा, ठीक है, या बढ़ाएगा। वही चीज बोल रहा है, समझ में आया कंटीजेंट एसेट। और रिकॉर्डिंग का बात भी मैंने बोला कि कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा फिर ये वाला लाइन देखो, एज पर द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस, ठीक है। प्रूडेंस का मतलब पता है, प्रूडेंस नेचर जो है, अकाउंट्स का अलग अलग नेचर होता है जिसमें एक प्रूडेंस होता है। प्रूडेंस हमें हमेशा बोलता है, ये मैंने फाइनल अकाउंट्स वाले क्लास में बोला था जिन्होंने किया था फाइनल अकाउंट्स। प्रूडेंस नेचर ये होता है कि हम लोग फ्यूचर के प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने वाला है तो उसको रिकॉर्ड कर दो। और इसी बेसिस पे AS2 में हम लोग जो क्या बोलते हैं उसे, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन रिकॉर्ड करते, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तुम लोग कभी 11 में किए होगे, जिन्होंने फाइनल अकाउंट्स कुछ दिन मेरे पास किया उनके पास तो डेटा लिखा हुआ होगा, सुना भी होगा। और जिन्होंने नहीं किया हम एक बार याद दिलाते, 11 में देखोगे कभी कभी ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा हुआ रहता है क्लोजिंग स्टॉक का 2 वैल्यू, ठीक है। तो फिर हमें ऐसे सिखाया जाता है कि जो लोअर वैल्यू है उसको लिख दो, ठीक है। उसका कारण ये है कि वो AS2 में बताया गया है। अब AS2 ऐसे क्यों बोलता है, AS2 इसीलिए बोल रहा है कि देखो
ये बोल रहा है कि हमारा, अगर मान लो मैंने, मेरा स्टॉक 12 और 10 दोनों दिया है, मुझे प्रेफरेबल क्या दिया है, 10 रुपए में रिकॉर्ड करो। अब क्यों दिया है, मान लो ये अगर मेरा मतलब मुझे बोल रहा है कि फ्यूचर में अगर ये बोलो तो कि कौन सा वैल्यू लिखने से जीपी ज्यादा आएगा। जैसे मान लो इधर 100 रुपीज है, ठीक है, इधर है मेरा 120, मैंने इधर लिख दिया 12, तो इधर कितना जीपी आएगा, 30, ठीक है। अब सेम इन दोनों चीजों को कांस्टेंट रखेंगे, यहां मैंने रख दिया 10, तो यहाँ पर कितना आ गया, 30, ठीक है। तो अगर हम 12 में रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, तो हम तो क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में इसका वैल्यू इतना हो सकता है, मतलब कम हो सकता है, तो मुझे वही वाला रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हम ज्यादा प्रॉफिट को अभी से बुक नहीं कर सकते। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू को अगर बढ़ा देंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मुझे लग रहा है, अगर ये मेरे पास डेटा नहीं है, तब तो मुझे 12 भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में मेरे स्टॉक का वैल्यू गिर सकता है, ये तो फ्यूचर में गिरेगा, पता नहीं गिरेगा या नहीं गिरेगा, वो तो पता नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी है गिरेगा। अब इससे ज्यादा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन फिर मुझे क्या बोल रहा है, ये सही अकाउंटिंग है, क्योंकि तुम प्रॉफिट को 30 दिखाओ, मतलब अगर फ्यूचर में लॉस हुआ, अब लॉस होगा ना, 12 रुपए का खरीदा गया चीज 10 रुपए में रिकॉर्ड करे, बोल रहा है फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो उसको अभी से रिकॉग्नाइज करो, तो प्रॉफिट को हम लोगों ने क्या कर दिया, कम दिखा दिया। प्रूडेंस नेचर हमेशा यही बोलता है कि हमेशा अपने प्रॉफिट को, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को कभी रिकॉर्ड नहीं करना है, फ्यूचर में होने वाले लॉस को रिकॉर्ड करना है। जैसे नॉर्मल सा बात है, ये बार बार बोलते हैं कि अगर ह्यूमन बीइंग का एक नेचर है कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, ये हम लोग कम ही सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ हमेशा क्या होगा, बुरा है। तो बोलते हैं ना पॉजिटिविटी रखो, तो बोलते आजकल सबको ही है, लेकिन कितने लोग पॉजिटिव होते हैं अंदर से, ठीक है, वो मतलब गिनने में आएगा। तो वही चीज बोल रहा है, तो यहाँ पर भी वही देखो, एज पर द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस एज वेल एज द प्रेजेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मैंने बोला ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही ये सब बना है। एन एंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज ए कंटिजेंट एसेट, अभी मैंने बता दिया रिकॉग्नाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स ही हमारे ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज ये सब का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रूडेंस की वजह से, ठीक है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से एंटरप्राइज कभी भी कंटिजेंट एसेट को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। मैंने लॉजिक बताया क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते, क्योंकि जब हम इसका एंट्री ही नहीं कर पाएंगे तो इसका रिकॉर्डिंग कैसे, ठीक है, ये बात क्लियर। अच्छा, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला, ठीक है, बोल रहा है कंटिजेंट एसेट नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी पॉइंट मैंने बताया, अभी बताया ना, देख लिखा ना, डिस्क्लोजर जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देख लो, ए कंटिजेंट एसेट इज यूजुअली डिस्क्लोज्ड इन द रिपोर्ट, हाँ कहाँ डिस्क्लोज करना पड़ेगा वो देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करना है, लेकिन कंटिजेंट एसेट इज यूजुअली डिस्क्लोज्ड इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग ऑथोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ ए कंपनी एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग अप्रूविंग ऑथोरिटी इन केस ऑफ अदर एंटरप्राइजेस। लेकिन हाँ, इसको हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं, कहाँ डिस्क्लोज करना पड़ेगा, डायरेक्टर रिपोर्ट्स में, ठीक है। तुम लोग लॉ पढ़ते हो या फिर जब भी तुम लोग का कंपनी लॉ फिर से पढ़ोगे तो वहां पर देखना कि कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ता है, हम लोग को डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ता है, तो इसके नीचे लिख दो डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, या फिर यहाँ लिख देते हैं, ये मेन मेन पॉइंट ही याद रखना है, इसी से ही क्वेश्चन, डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो बनता है वहां पर क्या करना है, डिस्क्लोज। ठीक है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में इस चीज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो कंटिजेंट एसेट ना रिकॉग्नाइज होगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होगा, डिस्क्लोज कहाँ होगा, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, ठीक है। अच्छा, जब कंपनी अकाउंट्स बनाते हो, अभी जो नया फॉर्मेट है, तुम लोग सभी ने नया फॉर्मेट में सीखा है तो तुम लोग को वही पता होगा, ओल्ड तो पता होगा नहीं, ठीक है। नया फॉर्मेट में एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ता है ना, जब भी हम लोग कंपनी अकाउंट्स बनाते हैं, तो क्योंकि ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं होगा, तो ये नोट्स टू अकाउंट्स में भी डिस्क्लोज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं होगा तो क्या हुआ, नोट्स टू अकाउंट्स, लेकिन सोच के देखो, नोट्स टू अकाउंट्स से ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर वो तो उसका पार्ट ही है। तो फिर डिस्क्लोज ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर नहीं होगा, तो फिर इसका मतलब ये डिस्क्लोजर जो है नोट्स टू अकाउंट्स में भी नहीं होगा, नोट्स टू अकाउंट्स में भी
नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी हमें पूछ लेता है ट्रू फॉल्स या फिर एमसीक्यू में। ये क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होगा तो नोट्स टू अकाउंट्स में भी नहीं होगा, रिकॉग्निशन नहीं होगा, कहाँ फिर डिस्क्लोज होता है ये? डायरेक्टर रिपोर्ट में। ठीक है, अब डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या बोला है, कंटीजेंट एसेट इज यूजुअली डिस्क्लोज इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन केस ऑफ कंपनी। अगर कोई कंपनी है तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो रिपोर्ट बनाएगा, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी इन केस ऑफ अदर एंटरप्राइज, मतलब अगर कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, तो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा नहीं, कंपनी का ही सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। कोई अगर अलग ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक पार्टनरशिप हो गया, या हम लोग का क्या बोलते हैं उसे, इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा नहीं। तो उसके लिए जो अप्रूविंग अथॉरिटी है, जो ये सारी चीजों को संभालती है, उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब वो इस चीज को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड का मतलब वो जर्नल एंट्री वाला नहीं, डिस्क्लोज मतलब उस इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी लिख लो। ये जो मैंने लिखा ना यहाँ पर डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये हो जाएगा इन केस ऑफ कंपनी। कंपनी के केस में डायरेक्टर्स रिपोर्ट में ये चीज आ जाएगा, डिस्क्लोज हो जाएगा। और अगर फॉर अदर, उसके लिए क्या लिखेंगे, लिखो अप्रूविंग अथॉरिटी, कॉरेस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी, कॉरेस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी, अप्रूविंग अथॉरिटी डिस्क्लोज करेगी कंटिंजेंट एसेट को। ये हो जाएगा इन केस ऑफ अदर देन कंपनी, कंपनी के अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग अप्रूव, मतलब ये डायरेक्टर के तरह जो उनका मतलब पोजीशन में रहेंगे, वो इसको डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या पढ़ना है हमें। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी पढ़ते हैं। कंटिंजेंट लाइफ, कंटिंजेंट लाइफ, इसमें दो पार्ट है, दो पार्ट हमें समझना पड़ेगा। एक तो तुम लोग सुने होंगे, ठीक है, दूसरा भी बताते। पहला है कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन। देखो अब लाइबिलिटी है तो यहाँ तो कुछ मिलने का बात नहीं है, यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, existence depend on, existence depends on future uncertain event। और दूसरा होता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। इसमें दो पॉइंट, नो आउटफ्लो, नो रिलायबल एस्टिमेट। ये लिखो फिर हम समझाते। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, लिखे possible obligation arise from past event, existence depend on future uncertain event। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन यहाँ लिखा है नो आउटफ्लो, यहाँ लिखा है नो रिलायबल एस्टिमेट्स, रिलायबल एस्टिमेट्स। ठीक है, देखो पॉसिबल ऑब्लिगेशन, अब देखो ये पॉइंट हमारा सीडी लिमिटेड को मैच कर जाएगा। देखो सीडी लिमिटेड को पे करना था ना, अब अगर जज बोलेगा कि भाई तुम्हें पेनल्टी देना है तो देना पड़ेगा, अगर जज बोलेगा नहीं नहीं ठीक है, कुछ मुझे तो गलत नहीं लग रहा है, कुछ अनएथिकल नहीं है, तो नहीं देना पड़ेगा। तो पॉसिबल ऑब्लिगेशंस अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट एग्जिस्टेंस। अब उन्होंने क्या किया था, उनके एडवर्टाइजमेंट में उनको डिफेम किया था, तो उनका पास्ट इवेंट क्या था, उन्होंने डिफेम किया था। ठीक है, अब उसी वजह से उनका ऑब्लिगेशन आ सकता है। जैसे एबी लिमिटेड को लग रहा है केस जीतेंगे तो पैसा मिलेगा, सीडी लिमिटेड को लग रहा है केस हारेंगे तो मुझे क्या करना, अब जीतने पे तो कुछ नहीं होगा, हारने पे क्या करना पड़ेगा,
पैसा देना पड़ेगा। तो एग्जिस्टेंस डिपेंड ऑन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। तो अब ये जो इवेंट है फ्यूचर में जो होने वाला है, जज जो हमें राय देने वाला है, पता नहीं वो हमारे फेवर में होगा कि ऑपोजिट पार्टी के फेवर में होगा। ठीक है, तो ये देखो पॉसिबल ऑब्लिगेशंस, और यहाँ पर अच्छा अब ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को समझाते हैं ये कैसा है। ठीक है, ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन तो समझ में आ गया, उसी का ऑपोजिट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब ऐसा है जैसे कि मान लो कि हम एबी लिमिटेड एक कंपनी है, ये वाला पॉइंट समझा। एबी लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कोई एक प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, जहां पर कुछ दावा किया है, जैसे बहुत सारा प्रोडक्ट बोलते हैं, जैसे हमारा ये हेल्थ ड्रिंक यूज करो, ठीक है, इससे ये बेनिफिट होगा वो बेनिफिट होगा, लेकिन अभी ये सब पे काफी सारा रूल्स हो गया, हम लोग ऐसे ही कुछ क्लेम नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले मैगी पे, कुछ साल पहले मैगी पे क्लेम आया था ना कि मैगी का जो मसाला होता है उसमें जो यूज किया जाता है टेस्ट मेकर जो है, उसमें कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट्स यूज होता है जो ह्यूमन बीइंग के बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ठीक है। ठीक है, जैसे अजीनोमोटो वगैरह यूज होता है ना बाहर के खाने में, इसीलिए तो मना किया जाता है, वो खाने में यूज होता है, वो मना नहीं है, लेकिन उसको ज्यादा मात्रा में यूज करने से वो इंसान के शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर इस तरीके का कोई भी इन्वेस्टिगेशन हुआ जो ह्यूमन बीइंग के लिए ठीक नहीं है और ये पता चल गया, तो फिर उनके ऊपर क्या हो जाता है, केस हो जाता है। ठीक है, और उनको क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी भरना पड़ेगा, प्रोडक्ट बंद हो जाता है, बहुत सारा चीज हो सकता है। तो मान लो इन्होंने भी अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा दावा किया था कि ये प्रोडक्ट यूज करने से, मान लो इनका प्रोडक्ट यूज करने से जो है कुछ भी मान लो हेल्थ बेनिफिट होगा। ठीक है, हेल्थ बेनिफिट होगा, मान लो बोन स्ट्रांग होगा। ठीक है, बोन बच्चों का, मान लो बोन स्ट्रांग होगा, बच्चों का कोई हेल्थ ड्रिंक था। अब क्या हुआ कि उल्टा होने को आया। ठीक है, ऐसे दिख रहा है कि बोन स्ट्रांग नहीं हो रहा है, उल्टे का क्या हो जा रहा है, वीक हो जा रहा है। ठीक है, अब इनसे गलत प्रोडक्ट बन गया होगा, क्योंकि जो दावा कर रहे हैं उसका ऑपोजिट काम हो रहा है। तो अब ये अगर गलत प्रोडक्ट बन गया है, फिर इनको देखना पड़ेगा कि भाई मेरे से सच में गलत प्रोडक्ट बना है कि नहीं, क्योंकि इस तरीके का काम कोई कर नहीं सकता है। तो इनको, अब देखो इनको पता है कि इनसे अगर गलत प्रोडक्ट बन गया है, कोई ऐसे ही तो नहीं बोलेगा, किसी का बोन स्ट्रांग होने की जगह बोन वीक हो रहा है, तो ये तो प्रूव हुआ होगा ना, तभी तो कोई इस पे केस किया है, ऐसे ही तो नहीं किया है। तो अगर ये प्रूव हो गया तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनका ऑब्लिगेशन क्या लग रहा है, पॉसिबल मतलब पॉसिबल ऑब्लिगेशन है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। मतलब कोई अगर बोल रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहा है, कोई एक जन बोलने से तो बात फैलता नहीं है, हजारों लोग इस चीज को बोल रहे हैं और उसके बाद ये प्रूव हो गया है, मेरा कहने का है ये प्रूव हो गया है, तो ये अब इन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, अब इनको पैसा तो देना ही पड़ेगा, पैसा तो देना ही, जो भी इन्होंने गलत किया है उसके अगेंस्ट में इनको जो भी पैसे वाला बात आएगा, ठीक है, वो तो इनको पे करना ही पड़ेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं कि देना भी पड़ सकता है नहीं भी देना, ऐसा होगा कि देना भी पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, इस केस में क्या होगा, देना ही पड़ेगा। तो ये ऑब्लिगेशन क्या है, कोई पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल नहीं है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट ऑफ, जैसे क्रेडिटर से कुछ खरीद लिया तो फिर देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या इनको पता है कितना पैसा देना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि इनके साथ भी ये जो है इनको भी नहीं पता, इनके साथ भी फर्स्ट टाइम हो गया, क्योंकि नॉर्मली कोई थोड़ी ना चाहेगा कि कुछ खराब हो। ठीक है, वैसे अनएथिकल लोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम ये मान के चलते कि इनसे कुछ गलत बन गया, इनको नहीं पता था, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, अब इनको पता है कि कितना होगा, एस्टिमेशन ये बोल सकते हैं, नहीं। ठीक है, तो ये वाला अगर इनको एस्टिमेशन नहीं पता है, ठीक है, ये तो पता है कि मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लेकिन क्लेम कितना देना पड़ेगा इसका एस्टिमेशन इनके पास नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले ऐसा कुछ किया नहीं था। एस्टिमेशन तो हम लोग तब कर सकते हैं ना, क्लेम का एस्टिमेशन तब कर सकते हैं, किसी चीज का एस्टिमेशन कब कर सकते हो, जब वो काम पहले कभी किया था। ठीक है, पहले कभी किया था तभी ना एस्टिमेट करोगे, या आसपास कोई किया था, अब ऐसे कामों का थोड़ी ना एस्टिमेशन होता है, तो एस्टिमेशन तो पॉसिबल है नहीं। तो फिर मुझे ये नहीं पता कि मेरा आउटफ्लो कितना होने वाला है, उसका हम एस्टिमेट, नो रिलायबल एस्टिमेट, बेसिकली ये पॉइंट किसको रिलेट करे, बी वाले पॉइंट को, नो रिलायबल एस्टिमेट, हमारे पास कोई रिलायबल एस्टिमेट नहीं, आउटफ्लो होगा बाद में होगा, लेकिन उसका मुझे एस्टिमेट नहीं पता, ये ए पॉइंट को रिलेट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, contingent liability में a possible obligation that arise from past events and the existence of which will be confirmed only by occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprise। ये कौन सा वाला हो गया, ये वाला पोर्शन, पहला वाला। सेकेंड वाला क्या बोला है,
सेकंड वाला देखो बोल रहा है ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जो मैंने इस साइड लिखा है, दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट बट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ये हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। देखो इसको भी हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या चाहिए? अमाउंट। अभी तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इसको एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो ये भी रिकॉग्नाइज नहीं होगा। क्या बोला है? इट इज नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो, ये हम बता रहे हैं कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज ये होगा कि नहीं होगा, ये दूसरे एग्जाम्पल से बता रहे। पॉइंट टू देखो, a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made। मैंने अभी जो एग्जांपल दिया वो इस पॉइंट को रिलेट नहीं कर रहा है। मैंने अभी जो एग्जांपल दिया वो कौन से पॉइंट को रिलेट कर रहा है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस तो है लेकिन हम लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास इसका कोई रिलायबल अमाउंट नहीं है, ना तो हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। अब नो आउटफ्लो का क्या होगा वो भी देखो यहाँ पर। इसके लिए जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? इसके लिए जैसे देखो हम लोग मान लो एक कंपनी है एक्स वाई लिमिटेड, ठीक है? एक्स वाई लिमिटेड, ये कंपनी क्या बनाती है? एक कंपनी मान लो केमिकल मैन्युफैक्चर करती है, केमिकल प्रोड्यूस करती है, ठीक है? अब इससे क्या आता है? वेस्टेज निकल के आता है। केमिकल प्रोड्यूस होने के बाद हर एक चीज में ही वेस्टेज होता है, लेकिन इसका वेस्टेज तो थोड़ा अलग है ना, मतलब थोड़ा जहरीला टाइप हो सकता है, किसी को मतलब खराबी कर सकता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? वेस्टेज को आसपास में कुछ खाली जगह पड़ा है, ठीक है, वहां पर उसको लगा दे रहे हैं, ठीक है, मतलब डंप कर दे रहे हैं। लेकिन बोलो क्या ये सही है? आसपास लोकेलिटी है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप फैक्ट्री वगैरह लगा रहे हो लगाओ, इसीलिए तो फैक्ट्री कभी मतलब शहर के बीच में लगाने का अलाउड होता है क्या? आउटसाइड में लगाओ, ठीक है, क्योंकि जो चीज का भी फैक्ट्री क्यों ना, उससे धुआं ये सब बहुत सारी चीज होता है जो कि नॉर्मल जीने के लिए वो चीज हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो अगर आसपास लोकेलिटी में ऐसे ही कहीं नहीं लगा सकते, पूछ के लगाना पड़ेगा कि इधर लगा सकते नहीं लगा सकते, जो प्रॉपर जगह होगा वहां करना पड़ेगा। तो इस बात का अगर कोई कंप्लेन कर देता है, कर सकता है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स है, कोई भी कर सकता है, भाई यहाँ पर ये सब दे रहे हो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो अगर ऐसा कंप्लेन या क्लेम हो गया, मान लो किसी ने केस कर दिया, कोई इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, लोकेलिटी के लोग भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कोई अगर जागरूक नागरिक है वो भी कर सकता है, चाहे वो लोकेलिटी में रहे या ना रहे, ठीक है, ये मतलब सबका हक है। तो अगर इन पे केस कर दिया, अब बोलो इनको पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? डिपेंड करता है कि जज क्या ऑर्डर देता है। अगर जज ये बोल दिया कि इसको क्लीन कर दो, क्या बोला? मान लो जज ने ऐसा ऑर्डर दिया, क्या बोल दिया? क्लीन कर दो और यहां मत लगाना आगे से, जाओ, माफ किया, ठीक है, तो क्या पैसा देना पड़ेगा? नहीं। तो क्लीन तो वो अपने जो भी स्टाफ वगैरह है उनसे करवा सकते हैं, लेकिन क्लेम के हिसाब से क्या कुछ देना पड़ा? ये तो ड्यूटी था, कहीं पर भी करते क्लीनिंग तो करना पड़ता है। तो क्लीन करवा दिया, तो जज ने बोला जाओ भाई पैसा नहीं देना है, माफ किया, लेकिन दूसरे बार से मत करना, क्लीन करवा देना पूरा। तो वो क्या हो गया? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है, लेकिन नो आउटफ्लो। क्लेम के हिसाब से कोई आउटफ्लो नहीं है, जिन्होंने क्लीन किया है उनको तो पैसा देंगे ही, लेकिन वो क्या क्लेम के वजह से दिया? नहीं। तो वो मेरा कौन से पॉइंट को रिलेट कर गया? नो आउटफ्लो विथ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब ये थोड़ी ना है कि हमें देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। हमारा कोई पेमेंट का आउटफ्लो नहीं हुआ, लेकिन ऑब्लिगेशन तो हुआ कि मुझे इस चीज को क्या करना है? साफ करवाना, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया? ये वाला पॉइंट देखो, इट इज नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशंस जो बना उसको सेटल करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश हो, ठीक है। अब वो तो देखो डिपेंड कर रहा है, अगर जज बोलेगा नहीं भाई पेनल्टी भी देना पड़ेगा, तब तो फिर ये इस पॉइंट में नहीं होगा, तब उसमें क्या हो जाएगा? हमारा आउटफ्लो भी हो रहा है। अब वो जैसा केस बनेगा उसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे दिया है ये वाला देखो, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, इसका तुम लोग को काफी सारा एग्जांपल्स पता होगा, जैसे कि तुम लोगों ने कभी सुना है प्रोपोज्ड डिविडेंड। एक तो मैंने उसी का उल्टा बता दिया तुम लोग को, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो देखो, ये जो मैंने एग्जाम्पल, ये दोनों का मैंने एग्जाम्पल तुम लोग को दिया, ठीक है, एक प्रोडक्ट वाला दिया और एक अभी तुम लोग को ये वाला दिया, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल मैंने बोला उल्टा सीडी वाला ले लो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी तुम लोग को बताते, जैसे प्रोपोज डिविडेंड सुने हो? प्रोपोज डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड क्या होता है?
प्रोपोज डिविडेंड होता है कि हर बार कंपनी अपने शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस का तो फिक्स्ड है भाई, उनका कुछ मीटिंग वगैरह करके नहीं देना है। प्रेफरेंस का शेयर जब इशू होता है तभी बता देना पड़ेगा कितना % मुझे डिविडेंड देना है, वही देते जाना है, वो फिक्स्ड होता है। इक्विटी का वेरी करता है, ठीक है। तो प्रोपोज डिविडेंड मतलब जो डायरेक्टर है वो डिसाइड करते हैं कि इस बार हम लोग अपने शेयर होल्डर को इतना डिविडेंड देंगे, और वो कंफर्म कब होता है, शेयर होल्डर की मीटिंग में, जो एजीएम वगैरह होता है ना, वहां पर होता है। जैसे तुम लोग कभी पढ़े हो गया अड्डा, ADDA, कंपनी अकाउंट्स में, अकाउंट्स में नहीं, बेसिकली लॉ में, अकाउंट्स में भी होता है, उसमें उतना डिटेल्स नहीं है, लॉ में पढ़ोगे ADDA। डी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड होता है, और ए फॉर होता है, मुझे भी उतना याद नहीं आ रहा है क्योंकि हम उतना उसका यूज करते नहीं है, क्योंकि लॉ भी उतना चर्चा में है नहीं, लेकिन ये तुम लोग जब पढ़ोगे तो देखना ये वाला आएगा अड्डा, ठीक है। तो इसमें फिक्स्ड हो जाता है कि प्रोपोज तो किया इतना % देंगे, लेकिन एक्चुअली कितना देंगे, मतलब सोचना, प्रोपोज करना कि देंगे। तो प्रोपोज डिविडेंड कर दिया है तो मुझे देना तो पड़ेगा ना, एज ए कंपनी मुझे अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा। तो मेरा पॉसिबल ऑब्लिगेशन हुआ कि नहीं होगा, कि फ्यूचर में मुझे ये पैसा मेरे शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने सोचा था 12%, अब यहाँ पर मान लो जो शेयर होल्डर का मीटिंग हुआ, वहां पर डिसाइड हुआ मान लो 11.5%, या ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, क्योंकि हम लोगों ने प्रोपोज डिविडेंड किया था 12%, तो हमें देना पड़ेगा। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कंफर्म ओनली बाय ऑकरेंस और नॉन, अब मीटिंग में जो डिसाइड होगा उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कितना देना है। और क्या हो सकता है, बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड, ठीक है। अब देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कभी पढ़े हो तुम लोग, मतलब मेरा एक बार हुआ है क्लास जिसमें, जिन्होंने अटेंड किया है मुझे पता है वो लोग तो पढ़े हैं, बाकी लोगों ने कभी पढ़ा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? नाम मत बोलो, 11 में तो होता है, अब याद नहीं हो बात अलग है, पढ़े नहीं हो ऐसा मत बोलो। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टी होता है, एक ड्रॉयर और एक ड्रॉई, ठीक है। तो बिल्स डिस्काउंट का मतलब होता है, जैसे मान लो ड्रॉयर ने बिल ड्रॉ कर दिया। बिल ड्रॉ कब करते हैं, जैसे कोई डेटर है वो बोल रहा है मुझे पैसा, हम तीन, मान लो मैंने तुम लोग को एक बुक्स भेजा, तुम लोग बोल रहे 3 मंथ्स बाद पैसा देंगे, ठीक है। अब 3 मंथ्स एक लंबा पीरियड होता है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं एक काम करते हैं, बाद में जाके कुछ कंफ्यूजन ना हो, इससे अच्छा है रिलेशन अच्छा रहे, हम एक डॉक्यूमेंट्स बना लेते जिसमें लिख देते हैं कि तुम लोगों ने मुझे 3 मंथ्स बाद ये पैसा देने का प्रॉमिस किया है, ठीक है। मतलब मुझे वादा किया है कि ये पैसा इतने दिन बाद दे दोगे, और मैंने ये लिख दिया। तो ये जो लिखा मैंने तुम लोगों पे क्या किया, बिल ड्रॉ किया। हम कौन है, हम सेलर है। और ये ऐसा नॉर्मली क्रेडिटर क्यों करता है, मतलब जो सेलर है वो क्यों करता है, सॉरी क्रेडिटर बोल रहे हैं, जो सेलर है वो क्यों करता है, ताकि उसका कस्टमर ना छूटे, क्योंकि बगल वाला हो सकता है 3 मंथ्स का दे दे, तो मेरा तो कंपटीटर है, तो मुझे तो लॉस हो जाएगा। तो हम तो चाहेंगे कि भाई मेरा सारा कस्टमर मेरे पास रहे। अब लेकिन मुझे डर लग रहा है कि भाई कौन पेमेंट करेगा नहीं करेगा, तो हम एक प्रूफ कर लेते, क्योंकि मेरे पास लीगल प्रूफ रहेगा तो हम बाद में केस कर सकते, पैसा नहीं मिला तो वही बोल रहा है कि जो बिल्स डिस्काउंट, अब मान लो तुम लोग मुझे 3 मंथ्स बाद दोगे, लेकिन मुझे ना इसी बीच में पैसे का काफी जरूरत हो गया। अब तुम लोगों से तो बोल नहीं सकते, क्योंकि तुम लोगों ने तो बोला है भाई 3 मंथ्स बाद, अब है नहीं बोल के बोले हो, अब जबरदस्ती कैसे बोले दे दो। तो हम क्या कर सकते, उसको लेके, उस डॉक्यूमेंट को लेके बैंक के पास जा सकते, बैंक के पास उसको रख सकते, जैसे गोल्ड ज्वेलरी वगैरह रखते हो, अपना पैसा रखते हो, वैसे बिल्स भी रख सकते हो। तो बैंक क्या करेगा, बैंक बोलेगा मान लो मैंने एक 10,000 का बिल ड्रॉ किया है। अब बैंक बोलेगा हम 10,000, हम बोलेंगे बैंक ये रखो और मुझे 10,000 दो। बैंक बोलेगा हम 10,000 क्यों दे, मेरा क्या फायदा है फिर ये काम करने में, क्योंकि बैंक थोड़ी ना कोई एनपीओ है, ठीक है, वो एनपीओ थोड़ी ना है, वो तो बिजनेस करता है। तो बैंक बोलेगा कि ठीक है हम आपको 9,900 दे रहे हैं, ये मैंने एग्जाम्पल दिया, 10,000 के बदले बैंक ने मुझे कितना दिया, 9,900, 100 रुपए का उसने मेरे से डिस्काउंट कर लिया। अब मेरा मजबूरी है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे करना पड़ेगा। अब बैंक को हम बोल देंगे कि इतने दिन बाद इस इंसान से ले लीजिएगा, ठीक है। आप देखो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, अगर वो जो पेमेंट करने वाला है वो अगर 3 मंथ्स बाद बैंक को पेमेंट नहीं किया, बैंक तो मुझे नहीं छोड़ेगा, बैंक बोलेगा भाई मुझे नहीं पता तुम्हारा पार्टी दे ना दे, तुम तो मेरा पैसा दो, ठीक है। बैंक वो सब में झमेला में नहीं जाएगा, हाँ नोटिंग करवा देगा, नोटिंग का रूल्स होता है, जो होल्डर होता है वो नोटिंग करवाता है, क्योंकि बैंक के पास बिल है। तो जब बिल डिसऑनर होगा, डिसऑनर का मतलब जो पार्टी पेमेंट करने वाला था वो पेमेंट नहीं किया,
तो बैंक को जाके नोटरी पब्लिक होता है, कोर्ट के बाहर नोटरी पब्लिक बैठते हैं, मतलब जो काले कोर्ट में ही रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनको जाके बोलोगे ये मेरा बिल डिसऑनर हो गया, तो वो लिख देते हैं। वो लिखना जरूरी है, नहीं तो फिर उस पे केस नहीं बनता है, तो वो लिखवाना पड़ेगा। लिखवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो होल्डर होता है ऑन दैट मोमेंट, डिसऑनर के टाइम पे। तो होल्डर कौन था? बैंक था। बैंक जाएगा नोटिंग करवाने का, नोटिंग करवाने का वो पैसा लेगा, ठीक है, जो लिखेगा, क्योंकि उसी से उसका काम चलता है। तो वो मान लो ले लिया उसका 100 रुपए, ठीक है। अब बैंक मुझे आके बोलेगा 10,000 तो दो, जो मुझे तुम्हारे पार्टी से मिलने वाला था, और मुझे 100 रुपए भी दो। क्यों? मैंने नोटिंग करवाया, तो मुझे बैंक को कितना देना पड़ेगा? 10,100। अब मुझे ये डर लग रहा है कि इस बीच में, अब ये तो मैंने पूरा प्रोसेस बोला, अब मेरे मन में डर है कि अगर जो पार्टी पैसा देने वाला है वो अगर बैंक को नहीं देगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका पैसा बैंक को भरना पड़ेगा। तो हुआ मेरा पॉसिबल ऑब्लिगेशन। लेकिन वो डिपेंड करता है कि मैंने जिसको वो मतलब दिया, वो डिसऑनर करेगा तो मुझे देना पड़ेगा, अगर वो ऑनर्ड करेगा तो मुझे नहीं देना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये दो एग्जांपल यहाँ पर लिख लो, क्योंकि इस पे मैंने एग्जांपल का नाम नहीं दिया था। ये प्रोपोज डिविडेंड और बिल्स डिस्काउंटेड, ये वाला इसके नीचे प्रोपोज्ड डिविडेंड और बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर। मतलब अभी भी मैच्योर नहीं हुआ। मैच्योर का मतलब होता है 3 मंथ्स बाद ही मुझे पता चलेगा कि मेरा जो ड्रॉई है वो ऑनर्ड वाला है कि डिसऑनर्ड वाला है, ठीक है। क्योंकि 3 मंथ्स के पहले तो हम कंफर्म कैसे करें कि वो मुझे पैसा देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो इसी के लिए मेरा ऐसा हो सकता है कि मेरा पार्टी अगर डिसऑनर हुआ तो मेरे ऊपर पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइज हो सकता है पास्ट इवेंट के थ्रू, वजह से। पास्ट इवेंट क्या था? हम लोगों ने ट्रांजैक्शन किया था अपने अंदर सेल परचेज का। एग्जिस्टेंस डिपेंड ऑन फ्यूचर अनसर्टेन। अब उसके ऑनर होने पे या नहीं होने पे डिपेंड कर। बोलो, समझा पाए कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होता है और कंटीजेंट एसेट दोनों समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब कंटीजेंट लाइबिलिटी का रिकॉग्निशन और डिस्क्लोजर वो भी सुन लो, ठीक है। कंटीजेंट लाइबिलिटी का तुम लोग ही बोलो, रिकॉग्निशन होगा कि नहीं होगा? क्या कंटीजेंट लाइबिलिटी का हमें कोई अमाउंट पता है? तो नहीं होगा, रिकॉग्निशन नहीं होगा। क्योंकि रिकॉग्निशन तब होता है जब जर्नल एंट्री, रिकॉग्निशन का मतलब जर्नल एंट्री, जब जर्नल एंट्री पास करें। जर्नल एंट्री बिना अमाउंट का कभी होगा? डेबिट क्रेडिट लिख दोगे, अमाउंट कुछ नहीं लिखोगे, तो वो जर्नल एंट्री थोड़ी ना होगा। मॉनिटरी वैल्यू के बिना कभी जर्नल एंट्री नहीं होता। और डिस्क्लोजर इसका होगा कि नहीं वो देखना है। डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये होगा कि नहीं? क्या लगता है? डिस्क्लोजर मतलब इंफॉर्मेशन। हाँ, इसका डिस्क्लोजर होता है, ठीक है। कब होता है बोलो तो? जब हमें ये हमारा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वाला है, ठीक है। और इसमें देखो, अगर हमें पेमेंट नहीं करना पड़ा तो नहीं होगा, लेकिन हमें अगर पता है कुछ अमाउंट हमें देना पड़ेगा, तो इसका नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग इसका डिस्क्लोजर करते हैं, इंफॉर्मेशन लिखेंगे। क्यों? वही प्रूडेंस। फ्यूचर का लॉस दिखा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर का प्रॉफिट को नहीं दिखा सकते। रिकॉर्ड तो नहीं कर सकेंगे बिकॉज एस्टिमेट्स अमाउंट्स तो नहीं पता, लेकिन चीज को डिस्क्लोज मतलब इंफॉर्मेशन उसका लिख सकते कि इस बेसिस पे मेरा ये फ्यूचर में लाइबिलिटी ऑकर हो सकता है। बिकॉज फ्यूचर का लॉस रिकॉर्ड कौन करने बोलता है? प्रूडेंस नेचर, इस वजह से। लिख लिया हूं। अब ये वाला देखो। सर, ये सब एग्जांपल्स है, हम नोट शेयर कर देंगे, तुम लोग पढ़ सकते हो इसलिए। ये वाला देखो, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स है काफी सारा, तुम लोग अपने लिए पढ़ के देख सकते हो। एन एंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज ए कंटिजेंट लायबिलिटी इन बैलेंस शीट, तो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। हाउएवर it is required to be disclosed in notes to accounts unless possibilities of outflow of resource economic benefit is removed, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि possibilities of outflow अगर
नहीं होता है तब तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटीज ऑफ आउटफ्लो अगर है तो फिर हम इस चीज को क्या करेंगे, डिस्क्लोज जरूर करेंगे, लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो लाइबिलिटी डिस्क्लोज होगा। अच्छा, अब इसके बाद बोला है डिस्टिंक्शन बिटवीन कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट। ठीक है, कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं, कंटीजेंट लाइबिलिटी और लाइबिलिटी के बीच का बोला है, और प्रोविजंस भी बोला है। ठीक है, हम तीनों डिफरेंस को पहले अपने हिसाब से बता देते हैं, फिर बोल कर देखो। यहाँ पर जैसे मान लो कंटीजेंट लाइबिलिटी लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा मैंने प्रोविजन, और यहाँ पर लिखा मैंने लाइबिलिटी। तीनों में डिफरेंस क्या है? जैसे कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या हो सकता है, पॉसिबल लाइबिलिटी है, या फिर क्या लाइबिलिटी हो सकता है, अभी पढ़ा ना, प्रेजेंट। ठीक है, और प्रोविजंस क्या होता है, क्या पॉसिबिलिटीज होता है कि प्रेजेंट होता है? जैसे प्रोविजन फॉर डेटर, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, क्या ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या होगा बोल के कर रहे हैं ना, এরকম তো না, কিছু তো হবে। डेप्रिशिएशन होगा भी नहीं होगा, डेप्रिशिएशन तो होगा ही। और डेटर का भी होता है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि हम, हाँ, अमाउंट जो सोचे हैं वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां पर बैड डेट नहीं होगा। ठीक है, तो एक ही पॉसिबिलिटी से अगर किसी का कैश वाला बिजनेस है तो नहीं होगा, लेकिन कैश बिजनेस काफी कम है। ठीक है, क्रेडिट बिजनेस तो होता ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट। ठीक है, जैसे कि देखो प्रोविजन फॉर, और एक लिखते हैं टैक्सेशन, मतलब मुझे टैक्स देना है, मेरा अगर टैक्सेबल इनकम है तो ही ना हम प्रोविजन बनाएंगे, अगर मेरा टैक्सेबल इनकम नहीं है तो हम क्यों प्रोविजन बनाएंगे? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का मतलब क्या, कि फ्यूचर में मेरा जो टैक्स का लाइबिलिटी होगा उसके लिए अभी से प्रोविजन कर रहे हैं। ठीक है, अब वो वही इंसान करेगा जिसका टैक्सेबल इनकम होगा, जिसका नहीं होगा वो क्यों कैलकुलेट करेगा? ठीक है, तो ये मुझे देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना तो पड़ेगा। अब हाँ, मैंने जितना प्रोविजन किया उससे कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन देना तो पड़ेगा। और क्या हो सकता है, प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस। ठीक है, अगर मेरा कंपनी है, जो कंपनी नहीं है वो भी ऑडिट करवा सकते हैं, लेकिन उसका अलग अलग मतलब पैटर्न होता है। ठीक है, ऑडिट का अलग रूल्स होता है, कंपनी का कितना इनकम होने से उसको ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, या फिर कुछ और अलग अलग रूल्स होता है। मुझे उतना रूल्स अभी याद नहीं है, जो भी हो तुम लोग को रूल्स उतना नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोग इतना सोचो कि अगर कोई कंपनी ऑडिट करवाती है, हर साल ऑडिट करवाना जरूरी होता है, जिनके ऊपर वो रेस्ट्रिक्शन आता है कि भाई ऑडिट करवाना ही है, जैसे टैक्स देना पड़ेगा, टैक्सेबल इनकम है तो ऑडिट के अंदर आओगे तो ऑडिट करवाना पड़ेगा, तो ऑडिटर को ऑडिट फीस देना ये मुझे पता है क्योंकि मुझे ऑडिट करवाना पड़ता है। तो फिर हम ऑडिटर का पेमेंट भी हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी प्रोविजन बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बोलो, क्या इसका हम लोग एग्जैक्ट अमाउंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एग्जैक्ट अमाउंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं नहीं, कैसे करते हैं, एस्टिमेट। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होता है, कैसे करते हैं, एस्टिमेट। एग्जैक्ट नहीं होता है, एस्टिमेट कर, एस्टिमेट करते हैं जो कि रिलायबल हो। ठीक है, अब ये रिलायबल क्यों होता है, क्योंकि इतने दिन बिजनेस करते करते एक एक्सपीरियंस हो गया, भाई मुझे कितना टैक्स का प्रोविजन करना चाहिए, मुझे कितना ऑडिटर का फीस देना पड़ता है। या फिर और दो एग्जांपल भी लिख सकते हो, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन और प्रोविजन फॉर बैड डेट, वो चाहो वो भी ऐड कर लो। ठीक है, वो तो याद रहता ही, इसलिए मैंने ये दो लिखवा दिया। तो ये सबका हम लोग अमाउंट जरूर पुट करते हैं अपने कैलकुलेशन में, लेकिन वो अमाउंट जो है रिलायबल एस्टिमेट होता है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होता है। ठीक है, और कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो है उसमें, उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग का पॉसिबल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है। अभी पढ़ा ना, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी में पॉसिबल भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट क्या हमें पता है, यहाँ ही जब नहीं पता, यहाँ भी तो नहीं पता है, एग्जैक्ट अमाउंट थोड़ी ना पता है। अभी तो तीन एग्जाम्पल दिया, देखो एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं पता। ठीक है, और क्या इसको हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं, सोच के देखो, इसको हम लोग एस्टिमेट कर सकेंगे? नहीं, इसको हम लोग एस्टिमेट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब कोर्ट केस हुआ, जज क्या पैसा बोलेगा क्या पता। ठीक है, नहीं पता। अगर आउटफ्लो होने का बात है तो हमें नहीं पता कितना देना है। ठीक है, इसमें इसमें और इसमें सिमिलरिटीज फिर क्या निकला, इसमें और इसमें सिमिलरिटीज क्या, इसमें भी प्रेजेंट हो सकता है, इसमें भी प्रेजेंट हो सकता है, बस इतना ही सिमिलरिटीज है। एग्जैक्ट अमाउंट दोनों का नहीं है, इसमें फिर भी एस्टिमेट कर सकते हैं जो कि रिलायबल होता है, इसमें एस्टिमेट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब रहा बात लाइबिलिटी का, लाइबिलिटी क्या होता है बोलो, प्रेजेंट की पॉसिबल,
लाइबिलिटी सोचो, क्रेडिटर है, प्रेजेंट हमेशा, क्या वो पॉसिबल है? ऐसा थोड़ी है कि क्रेडिटर से सामान ले लिया, अब क्रेडिटर बोलेगा देना है दो, नहीं देना है नहीं दो, ऐसा कौन सा क्रेडिटर मिलता है? तो वो तो प्रेजेंट ही होगा। और इसका वैल्यू एग्जैक्ट पता होता है तभी तो लिखते हो, क्रेडिटर इतना, एग्जैक्ट नहीं पता होगा। हम लोगों ने जो सामान खरीदा किसी से, कितने का खरीदा पता तो होगा ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं पता होगा। तो समझ में आया, छोटा छोटा डिफरेंस है तीनों में, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आएगा तो डिफरेंस भी हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे इसमें बोला है प्रोविजन इज अ प्रेजेंट लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट। प्रोविजन क्या था? देखो अभी जो तीनों डिफरेंस लिखा है उसमें प्रोविजन में प्रेजेंट वाला बात था, ठीक है, और अनसर्टेन अमाउंट, ठीक है, विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग ए क्या है, सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। जितना एस्टिमेट कर सकते उस हिसाब से एक रिलायबल अमाउंट को एस्टिमेट करेंगे। मैंने ये छोटा सा तुम लोग को लिखवा दी, तुम लोग अपने हिसाब से वर्ड ऐड कर सकते हो। Contingent liability is a possible obligation that may or may not depend on the may or may not crystallize, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। बहुत बार बोला ये वाला है ना, फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। प्रोविजन मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। प्रोविजन को हम लोग क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन कंटिजेंट लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर सकते नहीं, इसमें अमाउंट है तभी तो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और क्या बोला है? Provision is recognized when an enterprise has a present obligation arising from past event, an outflow of resources, economic benefit is probable, a reliable estimate can be made. ये तो इसका मतलब यही बोल रहा है कि प्रोविजन को हम लोग इसीलिए रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्योंकि हम लोग एक रिलायबल अमाउंट को एस्टिमेट इसमें कर सकते हैं, यही बात है। कंटिजेंट लाइबिलिटी प्रेजेंट इंक्लूड्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट डू नॉट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बिकॉज आइदर इट इज नॉट प्रोबेबल दैट सेटलमेंट ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस विल रिक्वायर, मतलब जैसे आउटफ्लो होगा कि नहीं होगा पैसे का, जैसे जज ने बोला क्लीन करवा दो, पैसा वैसा नहीं देना है, तो आउटफ्लो होगा कि नहीं होगा इसका हमें नहीं पता, और अगर कुछ आउटफ्लो होता भी है उसका मेजरमेंट भी हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इस चीज का कभी भी रिकॉग्निशन नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट, if the management estimates that it is probable that the settlement of an obligation will result in outflow of economic benefit, it is recognized as a provisions in the balance sheet, ठीक है। मतलब इसको बैलेंस शीट में भी हम लोग दिखाते हैं, दिखाते नहीं है, डेटर से लेस करके दिखाते हो, जो एसेट है उससे लेस करके दिखाते हो। और यहाँ पर बोल रहे हैं इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट इट इज लाइकली it is less likely that an economic benefit will be outflow the firm to settle obligation, it disclose the obligation as a contingent liability। तो यहाँ पर बोल रहा है इसको डिस्क्लोज करते हैं, इसको बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। इसका मोरल ये है कि इसको बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं और इसको क्या करते हैं? डिस्क्लोज करते हैं बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में, ठीक है। इसको हम लोग बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते, अंदर वो दिखाते हैं जिसका एंट्री पास हुआ होता है, इसका एंट्री पास नहीं हुआ तो इसको नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर, इसका मतलब ना ये एक्चुअली देखो बैलेंस शीट में दिखाते हैं, इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं? नोट्स पे। आजकल तो फुट नोट मतलब वही नोट्स टू अकाउंट्स में जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और ये जो पॉइंट है ये एक बार तुम लोग पढ़ के देखना, ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे कि let us take an example to understand the distinction between provision and contingent liability. The Central Excise Officer imposes a penalty on Alpha Limited for violation of provision in the Central Excise Act. Central Excise जो है वो एक तरीके का टैक्स होता है, ठीक है। तो टैक्स ऑफिसर आते हैं ना चेक करने के लिए कि टैक्स वैक्स पे कर रहा है सब सही से, नहीं डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। तो उन्होंने चेक किया तो उनको लगा कि इन्होंने सही काम नहीं किया है, तो अल्फा लिमिटेड के ऊपर क्या लगा दिया? पेनल्टी। द कंपनी गोज ऑन अपील, कंपनी बोल रही नहीं नहीं टैक्स ऑफिसर गलत बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो अगर कोई किसी को लगता है कि मेरे ऊपर गलत आरोप लग रहा है तो वो कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। तो कंपनी ने अपील कर दिया। इफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एस्टिमेट दैट इट इज प्रोबेबल दैट द कंपनी विल हैव टू पे द पेनल्टी, अगर मैनेजमेंट को सारे बातों को देख के लग रहा है कि नहीं भाई कंपनी को पेनल्टी पे करना पड़ सकता है, इट रिकॉग्नाइज ए प्रोविजन फॉर द लाइबिलिटी, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोविजन फॉर द liability. On the other hand, if the management anticipates that the judgment of the appellant authority will be in favor and it is less likely that the company will have to pay the penalty, it will disclose the obligation as a contingent। मतलब अगर मुझे लग रहा है कि मेरे कंपनी को पे करना ही पड़ेगा, मतलब मेरे ऊपर केस भारी पड़ रहा है, तो मुझे उसको प्रोविजंस बना देना चाहिए क्योंकि मुझे ये पैसा आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा लग रहा है नहीं भाई मेरा 99% चांस है कि हम केस जीत जाएंगे, टैक्स ऑफिसर गलत बोल रहा है, तो मुझे उसको क्या दिखाना चाहिए?
कंटीजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि मुझे अगर लग रहा है कि हम जीत जाएंगे, फिर क्या हो गया, प्रॉफिट का बात आ गया, ठीक है, तो उसको मुझे क्या दिखाना है, कंटीजेंट लाइबिलिटी। लेकिन अगर हार जाएंगे तो लॉस, लॉस है तो उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करो। कैसे रिकॉर्ड करोगे, प्रोविजंस, ठीक है, प्रोविजंस फॉर लाइबिलिटी। तो ये कभी कभी पूछ लेता है। अच्छा चलो फटाफट ट्रू फॉल्स बता दो, कंप्लीट हो जाएगा। बोल रहा है कंटीजेंट लाइबिलिटी नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताओ, अभी सीखा, अभी तो लास्ट पॉइंट किया, लाइबिलिटी और कंटीजेंट लाइबिलिटी में डिफरेंस। डिस्क्लोज्ड बोला है, नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड बोला है। डिस्क्लोज तो करेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, क्या चीज, लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी डिस्क्लोज कहाँ करेंगे, अभी तो बोला नोट्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। अच्छा, ए प्रोविजन फेल्स टू मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, बोल रहे प्रोविजन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कितना प्रोविजन लिखते हो, रिकॉर्ड तो करते हैं, फॉल्स, हर एक प्रोविजन को तो रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि प्रोविजन में हम लोग अपने वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। इसको क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते, इसका वैल्यू एस्टिमेट नहीं कर सकते। एक क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परसुइंग, ये परसुइंग वर्ड पे ध्यान देना, थ्रू लीगल प्रोसेस, मतलब क्लेम रिसीव होगा, वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन, लेकिन आउटकम अनसर्टेन है, इज ए कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्या लगता है, हाँ, तो क्या होगा ये, फॉल्स होगा, ठीक है। ये क्या होगा, अगर रिसीव होने वाला है तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहां से होगा, ये अगर एसिड होता तो बात सही हो जाती। When it is probable that the firm will need to pay off the obligation, this gives rise to contingent liability, ठीक है। बोला है कि probable, ये probable है that the firm will need to pay off obligation, this gives rise to contingent, ये probable बोला, इस बात पे ध्यान दो। कंटिंजेंट लाइबिलिटी में क्या होता है, क्या प्रोबेबल बात आता है, अनसर्टेन बात आता है। प्रोबेबल मतलब क्या, संभावना है कि क्या करना है, पे ऑफ करना है, दिस गिव्स राइज टू कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्या ये बात सही है, नहीं, ये क्या है, ये फिर क्या होगा, अभी पढ़ा ना, प्रोविजन फॉर, जो लाइबिलिटी का नाम, अभी यहाँ पर देखा ना, अगर मैनेजमेंट को लग रहा है कि टैक्स का जो ऑफिसर है वो सही है, वो सही बोल रहा है, हम लोग केस हारने वाले हैं, तो मुझे उतना खर्चे को प्रोविजंस बोल के बुक कर लेना चाहिए। और अगर हम लोग देख रहे हैं कि नहीं भाई, हम लोग जीत जाएंगे, जो टैक्स ऑफिसर है वो गलत बोल रहा है, फिर उसको हम लोग कंटीजेंट लाइबिलिटी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ये है कि मुझे पे ऑफ करना पड़ेगा, बोल तो रहा है नीड टू पे ऑफ ऑब्लिगेशन, कहाँ बोला है कि अनसर्टेनिटी है पे ऑफ करने में, बोल तो दिया पे ऑफ करना है, तो फिर क्या होगा, प्रोविजंस फॉर लाइबिलिटी। लेकिन प्रोबेबिलिटी है इसीलिए प्रोविजन, अगर प्रोबेबिलिटी नहीं होता तो फिर ये कंफर्म लाइबिलिटी होता, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वर्ड के लिए क्या बना, प्रोविजन, अगर ये प्रोबेबिलिटी नहीं होता तो फिर ये क्या होता, कंफर्म लाइबिलिटी होता। Present financial obligation of an enterprise which arise from past event is termed as contingent liability। बताओ, present financial obligation of an enterprise, present financial obligation है which arise from past event is termed as contingent liability। बोलो, देखो ना, अभी तो ये देखो, प्रेजेंट होने से क्या होगा, क्या होगा बोलो, नहीं, फॉल्स होगा, इसको क्या बोलते हैं, ओनली, ओनली लाइफ। क्या बोला है देखो, प्रेजेंट फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब कुछ पैसा मुझे देना पड़ेगा, प्रेजेंट देना पड़ेगा एंटरप्राइज का, विच अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, जो पास्ट इवेंट से हुआ है, ठीक है, इज टर्म्ड एज लाइबिलिटी, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। देखो ये कंटीजेंट लाइबिलिटी क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंटीजेंट लाइबिलिटी पॉसिबल भी होता है, प्रेजेंट भी होता है, लेकिन अगर प्रेजेंट लाइबिलिटी होता है तो उस केस में मेरा आउटफ्लो हो ऐसा जरूरी नहीं, और ऊपर से उसका अमाउंट हम लोग एस्टिमेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो बोला है कि पेमेंट जो है वो हमें पता है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो है वो पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि पास्ट इवेंट की वजह से हुआ, तो प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अगर है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो, ठीक है। क्योंकि कंटिंजेंट लाइबिलिटी का भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो सकता है, लेकिन
देखो ये इसमें डेफिनेशन में क्या आता है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन से तो आता है पॉसिबल, और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अगर हुआ तो उसमें फिर दो कंडीशन होगा, आउटफ्लो नहीं होगा ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मुझे बोल रहा है आउटफ्लो होगा, और यहाँ आउटफ्लो का मेरे पास एस्टिमेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि पे ऑफ करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेशंस है, तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, पे ऑफ करना पड़ेगा, अगर पे ऑफ करना पड़ेगा तो मेरा लाइबिलिटी। अच्छा, एमसीक्यूज में कंटिंजेंट एसेट यूजुअली अराइज फ्रॉम अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट अराइज टू दिस वन, बताओ क्या है? पढ़ो, पढ़ के कंटिंजेंट एसेट, हाँ, ए, सही बात ए होगा। देखो, द कंटिंजेंट एसेट यूजुअली, एसेट कैसे अराइज होता है, फ्रॉम अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट गिव राइज टू, ये हमें किस चीज में जो मतलब गिव राइज क्या देगा, द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट टू बिजनेस एंटिटी, अगर हम केस जीत गए, मेरे पास पैसा आया, अभी ये लाइन हम लोगों ने डेफिनेशन में बुक में देखा ना, मैंने लिखवाया नहीं, वहां पर क्या था, पॉसिबिलिटीज ऑफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, पॉसिबिलिटीज है कि मेरे पास पैसा आए, पैसा आने से हम लोग बोलेंगे इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट टू द बिजनेस एंटिटी। और ये बोला है आउटफ्लो, आउटफ्लो कैसे होगा, अगर पैसा आएगा तो आउटफ्लो तो होगा नहीं, तो आइदर ए और बी भी तो नहीं होगा, तो इसीलिए आंसर मेरा क्या होगा, ए। फिर ये वाला देख, in an inflow of economic benefit is probable, then a contingent asset is disclosed in the financial statement, in the report of approving authority board of director in case of company बी। अभी तो पढ़ा ना कि अगर हमारा कुछ इनफ्लो होने वाला है इकोनॉमिक बेनिफिट का, ऐसा प्रोबेबिलिटी है, तो वो क्या है, कंटिंजेंट एसेट है, तो उसको डिस्क्लोज कहाँ कर सकते हैं, इन द रिपोर्ट ऑफ द अप्रूविंग ऑथोरिटी board of director in case of company and the corresponding approving authority in case of any other enterprise, अभी भी हम लोगों ने नोट डाउन किया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो नहीं जाएगा, कैश फ्लो का तो कोई यहाँ पर सवाल ही नहीं, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हो जाए। अच्छा, अब थर्ड, in case of in case of either outflow of resource to settle obligation is not probable or the amount expected to be paid to settle the liability cannot be measured with the sufficient reliability, मतलब बोल रहा है कि अगर ऐसा केस है जहां पर हमें आउटफ्लो करना पड़ेगा रिसोर्सेज, मतलब पैसे का या किसी भी तरीके से, टू सेटल द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन सेटल करने के लिए, इज नॉट प्रोबेबल, अब ये करना भी पड़ सकता है नहीं भी करना पड़ सकता है, और द अमाउंट, या फिर अमाउंट जो पे ऑफ करना है सेटलमेंट के लिए, वो हम लोग जो है रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी चीजों को लाइबिलिटी बोलते हैं, प्रोविजन बोलते हैं, कंटिजेंट कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। लाइबिलिटी में तो देखो मेजर हो ही जाता है, मैंने क्रेडिटर से क्या खरीदा उसमें मेरा एस्टिमेशन नहीं कर पा रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो नहीं है। और प्रोविजंस का मतलब है उसमें भी हम लोग अमाउंट को क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, एग्जैक्ट नहीं कर पाते, लेकिन अमाउंट रिकॉर्ड जरूर करते हैं, एकमात्र कंटिजेंट लाइबिलिटी में ही अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। फिर दूसरा, फोर्थ नंबर, प्रेजेंट लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी measured reliably by using substantial degree of estimation is termed as provision, provision, सही बात है। देखो, बोल रहा है प्रेजेंट लाइबिलिटी, तो प्रेजेंट लाइबिलिटी बोलने से ही हमारे दिमाग में दो चीज आता है, कंटिजेंट लाइबिलिटी का भी होता है, प्रोविजन का भी होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, प्रोविजन में हम लोग क्या कर सकते हैं, अमाउंट को एस्टिमेट करके एक अमाउंट बता सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं बता सकते। अब क्या बोला है, प्रेजेंट लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड, अनसर्टेन है अमाउंट, अनसर्टेन का मतलब क्या है, मुझे नहीं पता कि एक्चुअली मुझे कितना देना पड़ेगा, मेरा टैक्स का पैसा मेरा कितना आएगा, जब तक पूरा ईयर खत्म नहीं हो जाता है, मैंने तो प्रोविजन कर रखा है पहले, लेकिन जब तक हम अपना रिटर्न फाइल नहीं करना स्टार्ट करेंगे तब तक तो मुझे नहीं पता चलेगा, और वो तो हम लोग एस्टिमेटेड वे में करके भेज देते हैं, अगर कम ज्यादा करेंगे ना तो उधर से फिर से भेजेगा कि भाई आपने एक्स्ट्रा कर दिया है, रिटर्न कर देगा, अगर कम किए हैं तो हमें फिर से डिमांड करेगा कि आपने कम भरा है, अब फिर से, ठीक है, तो हम लोग एस्टिमेटेड वे में रिटर्न फाइल करते हैं, तो विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली by using a substantial degree of estimation is term, तो अगर हम लोग एस्टिमेट कर पा रहे हैं तो वो तो प्रोविजन का ही कर पाएंगे, लाइबिलिटी का तो एस्टिमेशन का सवाल ही नहीं है, वो तो फिक्स्ड होता है कि इतना ही होगा, कंटिजेंट लाइबिलिटी तो एस्टिमेट कर नहीं सकते, तो आंसर प्रोविजन। एंड लास्ट, in the financial statement contingent liability is recognized, not recognized, adjusted, क्या होगा?
कंटिंजेंट लायबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कभी भी रिकॉग्नाइज्ड नहीं होता है, ठीक है। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज, उस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं बोलते। रिकॉग्नाइज का मतलब जर्नल एंट्री के साथ उसको दिखाना, डिस्क्लोज का मतलब है चीजों को जस्ट लिख देना कि इतना, ठीक है। ये चीज हो सकता है फ्यूचर में हमारे साथ, वो होता है डिस्क्लोज, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर जिनको लिखने का हो सकता है, जैसे कि प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट लाइबिलिटी, ये डिफरेंस काफी बार पूछा है, सीए के लिए बोल रहा है। और सीएमए के लिए तुम लोग का तो लिखने वाला है नहीं, तो तुम लोगों को जो है इस तरीके का एमसीक्यू पूछेगा, वहां पर तुम लोग को बताना, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना है।